हमेशा टेंजेंट की तरफ ही रहता है ना, उसका डायरेक्शन अगर देखो टेंजेंशियल ही तो रहता है ना हमेशा। तो मतलब ये जो v होता है ना, ये भी टेंजेंशियल ही होता है। समझ आए क्या बात? वो v जो होता है वो टेंजेंशियल ही होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, ठीक है, क्योंकि और कोई डायरेक्शन होता है क्या उसका? टेंजेंशियल ही होता है ना सर्कुलर मोशन में। किस पॉइंट में उसका ये सब बता देगा कि x का वैल्यू 5 में निकालो, x का वैल्यू 5 मतलब ये पॉइंट हो गया। तो इधर पे जब dy/dx करोगे ना, तो जो भी इक्वेशन आएगा उसमें 5 बिठाना पड़ेगा। तो ये ROC उस पॉइंट का निकल जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 पूछा तो इधर पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट का निकल जाएगा, ठीक है। बट निकालने का सिंपल जो तरीका है वो v²/an है। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग करने जा रहे सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में का कुछ क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। लास्ट लेक्चर अगर तुम देखोगे उसमें भी हम लोग ने काइनेमेटिक्स का बहुत सारा क्वेश्चंस किया है। कौन सा काइनेमेटिक्स सर? सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स। और लास्ट में मैंने 3-4 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था जो एक्चुअली डायनामिक्स का रिलेटेड था, क्योंकि उसमें फोर्सेस आ रहे थे। जब भी फोर्सेस तुम्हें दिखेगा सर्कुलर मोशन में, तब वो डायनामिक्स का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि उसमें फोर्सेस है। और फोर्सेस अगर होता है तो एक्चुअली एक्सीलरेशन, जो काइनेमेटिक्स में हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ते हैं, उसके वजह से क्या आता है? फोर्सेस आता है, जो डायनामिक्स का पार्ट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से तुम्हारा सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स का पार्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 3 ही लेक्चर में हम लोग डायनामिक्स का पार्ट खत्म कर सकते हैं आराम से, ठीक है बच्चों। तो आज काइनेमेटिक्स का हम लोग क्या करेंगे? दी एंड, जिसमें जितना भी वेरिएशन का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा नीट में, जेई में, जेई एडवांस में, वो सब हम लोग आज क्या करेंगे? इधर पे खत्म करेंगे। अगर सर्कुलर मोशन देखोगे तो जेई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन उसको यूज कर करके बाकी चैप्टर के साथ उसको कनेक्ट कर करके तुम्हारा जेई एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है। तो सर्कुलर मोशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, क्योंकि जेई एडवांस का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें सर्कुलर मोशन क्या हो सकता है? कनेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। और साथ में अगर तुम देखोगे तो रोटेशनल मोशन के लिए सर्कुलर मोशन एक क्या है? इंपॉर्टेंट। जो तुमने अल्फा पढ़ा, ओमेगा पढ़ा, एटी पढ़ा, तुमने एसी पढ़ा। एसी इज सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन, जो भी तुमने इधर पे पढ़ा है वो तुम्हें रोटेशनल मोशन में जाके तुम्हें हेल्प करेगा। तो इसके वजह से ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ये तुम बोल सकते हो सेट नहीं है, बट ये एक सबसेट है। सबसेट इन द सेंस कि ये यूज होगा बाकी चैप्टर का। जो कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये चैप्टर को हम लोग लिंक कर सकते हैं अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो तुम्हें इधर पे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों आना चाहिए। डायनामिक्स का जो पार्ट है उसमें तुम अगर सोचोगे तो जेई मेंस और जेई एडवांस में ज्यादा वेटेज डायनामिक्स को देंगे, ठीक है। तो डायनामिक्स अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 6 से डायनामिक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, और लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग काइनेमेटिक्स खत्म कर देंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 4 में लास्ट के कुछ क्वेश्चन अगर देखोगे वो डायनामिक्स का ही है, क्योंकि उसमें फोर्सेस था। बट मैंने तुम्हें क्या कर दिया कि मैंने तुम्हें ऐसा समझा दिया कि ये एक लूप में आ गया कि एक्सीलरेशन है तो फोर्सेस आएगा। फोर्सेस अगर आएगा वही फोर्स तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स बन रहा था, और mv²/r से मैंने उसको रिप्लेस करके तुम्हें आंसर निकाल के दिया था। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6, तो जो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने किया था इजी इजी क्वेश्चन कुछ, वो पहले करके उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे? पूरा डायनामिक्स के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। डायनामिक्स में बहुत कुछ है, तो लेक्चर नंबर 6 से तुम डायनामिक्स पूरा फॉलो करना। लेक्चर नंबर 5 खत्म कर लेते हैं। इसमें हम लोग शानदार शानदार क्वेश्चंस करेंगे जो काइनेमेटिक्स के रिलेटेड होगा। दैट इज अल्फा ओमेगा, उनका रिलेशन, ठीक है, थीटा, उनके रिलेशन, उसमें ही क्या होगा? पूरा तुम्हारा ये लेक्चर बेस्ड होगा। और लास्ट में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरओसी, ठीक है। आरओसी पढ़ के आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना, उसका तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ है। कितना इक्वेशन दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इतना अगर एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो तुम ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो तुम इसको देख के तुम बोलोगे कि ये तो टाइम वेरिएबल फंक्शन है, ये तो एक फंक्शन है जो कि टाइम वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, इफ इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एट t = 0 इज 0, मतलब जब टाइम जीरो था तब तुम्हारा ओमेगा भी कितना था? ओमेगा इनिशियल कितना था? 0 था, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी बोला है ना, तो 0 था। फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। हमें चाहिए थीटा का वैल्यू। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, मतलब थीटा चाहिए हमें जब टाइम का वैल्यू कितना हो जाए? 2 सेकेंड। एट द एंड ऑफ या तो एट 2 सेकेंड डायरेक्ट बताया गया है, मतलब 2 सेकेंड में उसने कितना एंगल स्वेप्ट किया हुआ हमें निकालना है। तो देखो अल्फा दिया हुआ, ये बेसिक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग ने किया था, ठीक है। कि अल्फा दिया हुआ है मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है अल्फा, जो अल्फा होता है वो हमेशा, अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते, अल्फा को हम लोग लिख सकते डी ओमेगा बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। इधर से ओमेगा निकाल सकते हैं और ओमेगा को फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा डी टी, ठीक है, अल्फा डी टी इज इक्वल टू टी ओमेगा। सर ये क्या हो रहा है, देखो जब तुम्हारे पास थीटा होता है, देखो ये मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी लिखाया था कि अगर थीटा होता है तुम्हारे पास, अगर थीटा से तुम्हें ओमेगा चाहिए और ओमेगा से अगर तुम्हें अल्फा चाहिए, या तो उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है, जैसे कि तुम्हें अल्फा पता है और तुम्हें ओमेगा चाहिए, ठीक है, और ओमेगा पता है तो तुम्हें थीटा चाहिए, ऐसे भी तो हो सकता है, उल्टा भी पॉसिबल है। बट अगर तुम्हें थीटा से ओमेगा जाना है तो हमेशा तुम क्या करते हो, डी थीटा बाई डी टी। क्या करते हो, डी थीटा बाई डी टी। अगर थीटा वेरिएबल है तो इसलिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इधर। तो डी थीटा बाई डी टी करने से हमें क्या मिल जाता है, ओमेगा मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ओमेगा से तुम्हें अल्फा जाना है तो तुम क्या करते हो, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या करते हो तुम, डी ओमेगा बाई डी टी करते हो, डी ओमेगा बाई डी टी करते हो तो तुम्हें अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्फा से ओमेगा आना है तो इधर से ही देख लो, इधर से तुम्हें डी ओमेगा दिख रहा है क्या, डी ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी। मतलब तुम्हें उल्टा, देखो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो तुम्हारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और अगर तुम्हें ओमेगा पता है, देखो ओमेगा अगर पता है तो थीटा चाहिए तो ऐसे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, ओमेगा डी टी ऐसे इंटीग्रेट कर दो। उल्टा होता है बस, मतलब इसमें अगर ऐसे जाओगे तो डिफरेंशिएट करके आंसर लाना है, और अल्फा अगर पता है और थीटा चाहिए, पहले ओमेगा निकालो इंटीग्रेट करके, फिर ओमेगा को इंटीग्रेट करके तुम क्या निकाल दो, तुम इधर पे थीटा निकाल दो, ठीक है। वाइस वर्सा है, तुम्हें ये पहले से पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग ने काइनेमेटिक्स में ये सब पढ़ा था। सिर्फ इधर पे एस लिखा हुआ था, इधर पे वी लिखा हुआ था और इधर पे ए लिखा हुआ था। तब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। तो इधर से अगर तुम्हें दिख रहा है कि अल्फा dt को अगर इंटीग्रेट करूं और डी ओमेगा को अगर इंटीग्रेट करूं तो इधर से ओमेगा निकल जाएगा। सर कैसे, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो ओमेगा कितना था, ओमेगा जीरो था। कहां पे सर, इधर पे लिखा है, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, लेट से कुछ टाइम हो गया टी, तब हमें ओमेगा चाहिए, ठीक है। ओमेगा लेट से ओमेगा है, जब टाइम टी हो गया तब ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी कुछ हो गया, लेट से ओमेगा। तो इस जगह से तो मुझे बताओ अल्फा का वैल्यू बताओ, अल्फा का वैल्यू है 60, तो 60 dt, और टाइम कहां से जा रहा है, जीरो से टी जा रहा है। देखो टाइम जीरो से टी और ये जीरो से ओमेगा, डी ओमेगा जीरो से ओमेगा। तो बस अभी इंटीग्रेट कर लो, 6 टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इधर, 6 टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा माइनस जीरो इज ओमेगा। तो यहां से तुम्हें पता चल गया कि ये 3 टी स्क्वायर आने वाला है, ओमेगा कितना आने वाला है, 3 टी स्क्वायर आने वाला है, 3 टी स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा। बट हमें ओमेगा तो नहीं चाहिए, हमें तो कहां तक जाना है, हमें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक जाना है। तो देखो ओमेगा मिल चुका है तुम्हें, ओमेगा अगर मिल चुका है तो अभी थीटा तक आना है, तो इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन देखो डायरेक्ट इधर से मिल भी रहा है तुम्हें कि डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। ऐसे भी करके कर लो, ये फॉर्मूला लिख के कर लो, एक ही बात है, सेम ही आने वाला है, ठीक है। ये कहां से आया सर, अगर किसी ने पूछा ये फॉर्मूला कहां से आ गया, अरे ये इधर से ही आया है, dt को सिर्फ इधर लेके जाओ तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करना है बस, तो इंटीग्रेट अगर करोगे तो थीटा सबसे पहले कितना था, जीरो, ठीक है। इनिशियल अगर तुम देखोगे तो एंगल तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया गया है तो जीरो मानेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, और टाइम पहले कितना था, जीरो, और अभी कितना टाइम बाद चाहिए, 2 सेकंड बाद चाहिए ना ये सब, और थीटा क्या हो जाएगा 2 सेकंड में, लेट से सम थीटा आ गया, ठीक है। ये इधर देखो थीटा वेरी हो रहा है और इधर देखो टाइम वेरी हो रहा है। टाइम देखो 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 2 सेकंड तक चाहिए, और थीटा लेट से 0 सेकंड में 0 है, ठीक है। और तो अब एंगल स्वेप्ट नहीं हुआ था पहले, और उसके बाद 2 सेकंड में लेट से थीटा कितना स्वेप्ट हो गया, थीटा। तो इधर से आंसर आने वाला है थीटा, और इधर से आंसर कितना आएगा, 0 to t, और ये हमारे पास ओमेगा आया था 3t स्क्वायर dt। तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू, ये कितना आ सकता है, ये आ जाएगा t क्यूब बाई 3, है कि नहीं। बट इधर तुम्हें लिमिट बिठाना पड़ेगा 0 to 2, लिमिट क्या बिठाओगे, 0 to 2, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास t क्यूब में तुम्हें बस क्या करना है, 0 to 2 बिठाना है,
तो थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो आंसर आ जाएगा 8 रेडियन। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 8 रेडियन, क्योंकि थीटा रेडियन में होता है, ना कि रेडियन पर सेकेंड और ना ही तुम्हारा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, वो रेडियन में होता है। इसलिए आंसर तुम्हारा आ जाएगा थीटा आ जाएगा तुम्हारा 8 रेडियन। कितना आ जाएगा 8 रेडियन। बोलो ये समझ आया कि नहीं? तो सबसे पहले अल्फा दिया था, अल्फा से ओमेगा निकाल लो और ओमेगा से थीटा निकाल लो। ठीक है, पूरा बेसिक काइनेमेटिक्स का जो भी सवाल हम लोग करते हैं इधर पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A bead is sliding on a circular wire of radius 0.5 मीटर. Its angular velocity varies with angle s. देखो एंगुलर वेलोसिटी जो है ना इसका वो वेरी हो रहा है, और वो कैसे वेरी हो रहा है? 4 थीटा से वेरी हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, where theta is in radian. Okay, find the tangential speed of the bead when it has rotated through 90 डिग्री. जब इसको 90 डिग्री हम लोग ने रोटेट किया, मतलब थीटा का वैल्यू बताया गया है कि थीटा जब 90 डिग्री है तो तुम क्या निकालो टेंजेंशियल स्पीड निकालो। ठीक है, अच्छा तुम्हें इधर पे और एक भी चीज इधर पे पता होना चाहिए, दैट इज तुमने जो भी तुमने इधर पे सीखा था, दैट इज v इजिकल टू आर ओमेगा सीखा था तुमने। ठीक है, v इजिकल टू आर ओमेगा तुमने सीखा था। अच्छा, v इजिकल टू आर ओमेगा तुमने सीखा था, और तुमने क्या सीखा था? a इजिकल टू आर अल्फा। बट इसके बारे में तो हम लोग ने पूरा अच्छे से डिटेली बात किया था कि ये जो a होता है वो एक्चुअली at होता है, टेंजेंशियल। ठीक है, और v हमेशा क्या होता है? v हमेशा टेंजेंट की तरफ ही रहता है ना, उसका डायरेक्शन अगर देखो टेंजेंशियल ही तो रहता है ना हमेशा। तो मतलब ये जो v होता है ना ये भी टेंजेंशियल ही होता है। समझ आया क्या बात? वो v जो होता है वो टेंजेंशियल ही होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, क्योंकि और कोई डायरेक्शन होता है क्या उसका? टेंजेंशियल ही होता है ना सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट में, इसलिए वो v का मतलब टेंजेंशियल ही था। टेंजेंशियल v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हो। और इधर पे इसको तो तुम्हें पता है कि दो एक्सेलरेशन आता है, एसी भी आता है एटी भी आता है, उसमें एटी बिठाना है एसी नहीं। एसी का तो फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर, प्रूफ करके दिया था मैंने, तो अच्छे से देखना। ठीक है, तो देखो 4 थीटा है ना, और थीटा जब 90 डिग्री हो चुका है तब थीटा 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 बिठाना पड़ेगा। इधर पे पाई बाई 2 बिठा के तुम ओमेगा का वैल्यू निकाल लो। ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा हमें मिल चुका है, ठीक है, ओमेगा अगर हमें मिल चुका है, हमें चाहिए वीटी। वीटी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। खत्म आंसर, 1 सेकंड का आंसर था ये। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है तुम्हारा 0.5, क्योंकि हमें बताया गया ना, ये बता दिया गया है कि थीटा का जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 है। जब पाई बाई 2 होगा तो ओमेगा का वैल्यू निकाल लो, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। और ओमेगा अगर आ गया तो वीटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर हमें पता है और ओमेगा हमें पता चल गया 2 पाई है। देखो 2 पाई है ना, तो हमें पता चल गया कि वीटी जो आएगा वो आ जाएगा पाई मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पाई का वैल्यू को 3.14 ही लेते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग पॉइंट को हटा देंगे, 14 ही लेंगे। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इतना हो जाएगा तुम्हारा वीटी। वीटी इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करो। जहां पे ओमेगा हमें नहीं पता था तो थीटा दिया हुआ है तो उसमें बिठा दो, ओमेगा मिल जाएगा तुम्हें। और ओमेगा अगर मिल गया तो वीटी आराम से आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। 2 पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन रोटेटिंग डिस्क at radii RA is equal to 10 centimeter, RB is equal to 20 centimeter. The disc starts from rest with constant angular acceleration of 4 radian per second square. Find the ratio of linear distance travel by 2 points in the first 2 seconds. अच्छा, पहला 2 सेकंड में हमें बताना है। ओके, तो देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये डिस्क है हमारे पास। ठीक है, बीच में इधर के डिस्क है। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर कर देते। ठीक है, इसमें देखना, इसमें अभी क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट एंड बी लाई ऑन रोटेटिंग डिस्क एट रेडियाई दिस एंड दिस। ओके, तो हमारे पास ये अगर सेंटर है, इस सेंटर से आर ए डिस्टेंस में एक पॉइंट इधर पे बैठा हुआ है ए। ठीक है, आर ए रेडियस में इधर पे बैठा हुआ है ए। ठीक है, और
आर बी मतलब इधर से आर बी पॉइंट में बैठा हुआ है बी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे दो पॉइंट्स दिया हुआ है, एक 10 और एक 20। ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर। और हमें ये देखना है ये जो डिस्क है ये पूरा स्टार्ट हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इनिशियली रेस्ट में था, अचानक ये स्टार्ट हुआ है और ये जो स्टार्ट हुआ है वो 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा अभी क्या होगा, ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा, ये इसे घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये भी घूमना स्टार्ट कर देगा ऐसे। तो तुम्हें ये देखना है, तुम्हें क्या देखना है कि 2 सेकंड में इसने कितना घुमा। देखो, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 पॉइंट्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। तो लीनियर चाहिए, लीनियर डिस्टेंस अगर हमें चाहिए, लीनियर डिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या में, क्योंकि देखो इधर पे अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। अल्फा क्या है इधर पे, कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा इधर पे कांस्टेंट है, हमें चाहिए लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 पॉइंट्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। तो पहले ये देख लो कि ये थीटा कितना घुमा। ठीक है, 2 सेकंड में इसने थीटा कितना घुमा, थीटा पहले उसको देख लो कि कितना घुमा। थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो हमें पता है ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये तो हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और इनिशियली रेस्ट में था, इसका मतलब ओमेगा नॉट तो 0 था, इनिशियली रेस्ट में था, तो ओमेगा नॉट कितना था, 0 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा 1 अगर मैं निकालू पहले वाला के लिए, थीटा 1 अगर निकालू तो आएगा हाफ अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा कितना था, अल्फा है 4। ठीक है, और टाइम कितना, 2 सेकंड के लिए। मतलब मैं ये निकाल रहा हूं कि पहला वाला 2 सेकंड में कितना घुमा। पहला वाला 2 सेकंड में अगर देखोगे ना तो 2 स्क्वायर ये कैंसिल होगा, तो 8 रेडियन घुमाए। लेकिन सेम बात जब तुम थीटा 2 के लिए करोगे तो देखो दोनों में डिफरेंशिएटर कुछ नहीं है इधर पे, क्योंकि उसके लिए भी अल्फा सेम है, उसके लिए भी टाइम सेम है, तो इसलिए इसका भी 8 रेडियन ही आएगा, 8 रेडियन ही आने वाला है। मतलब दोनों ही 8 रेडियन घुमाए थीटा। हमें चाहिए लीनियर डिस्टेंस। तो लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस कैसे कैसे कनेक्टेड है, तो तुम्हें पता है लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, रिलेशन क्या है, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो लेंथ इक्वल टू L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, दोनों के लिए सेम, और R1 लेकिन दोनों का अलग अलग है, इसलिए ये आ गया। और L2 अगर हमें निकालना है तो थीटा R2 लिखना पड़ेगा, थीटा R2 लिखना पड़ेगा। तो L1 जो आया है वो थीटा, थीटा देखो 8 आया है, और R1 अगर तुम देखोगे ना तो मीटर में लिखते। ठीक है, वो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया ना, हम लोग मीटर में लिख लेते। मीटर में कितना आ जाएगा बताओ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 0.1, तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, या तो 80 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो तुम, हमारा मर्जी। ठीक है, अच्छा, और अगर L2 देखोगे, L2 भी तुम्हारा 8 और ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर है ना, तो 0.2 मीटर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.6 आ जाएगा, इसका डबल 1.6 मीटर आ जाएगा। तो L2 भी आ गया और L1 भी आ गया। हमें यही चाहिए था ना, रेशियो चाहिए था क्या, हाँ रेशियो चाहिए था। तो रेशियो तो आराम से निकाल लेते रहे। तो एक सेकंड का बात है कि L1 बाई L2 अगर तुम्हें कभी चाहिए तो 0.8 डिवाइडेड बाई 1.6, ये इसको 2 बार, तो रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2। ठीक है, 1:2 इज द आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लो, देखो तुम्हें सब कुछ समझ आया क्या। इधर पे सबसे पहले हमें ये निकालना था कि ये कितना घुमा, और जितना भी वो उसने घुमा वो अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, आराम से तुम लीनियर डिस्टेंस निकाल सकते हो। आराम से क्या निकाल सकते हो, लीनियर डिस्टेंस, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू L/R, तुम्हें ये रिलेशन पता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते आगे। ए पार्टिकल इज constrained to move on a circular track of radius r.
इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉलोज दिस। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट कॉस √3t। द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, हमें चाहिए मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या हो सकता है। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, थीटा नॉट, कितना दिया है, थीटा नॉट कॉस √3t दिया हुआ है, ठीक है। हमें चाहिए मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी तभी मिलेगा ना कि जब तुम ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी करोगे, फिर आएगा तुम्हारा ओमेगा, आएगा ओमेगा कितना आएगा, थीटा नॉट तो बाहर आ जाएगा, पहले लिख लेते चलो एक बार, थीटा नॉट कॉस √3t, थीटा नॉट डी बाई डी टी कॉस √3t, थीटा नॉट कॉस, कॉस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन √3t। और जब इसको चेन रूल आता है ना तुम्हें, चेन रूल यूज करो इधर, ठीक है, √3 बाहर आएगा, एक माइनस भी आएगा, माइनस √3 थीटा नॉट साइन √3t, ये आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा का इक्वेशन। अच्छे से ओमेगा का इक्वेशन देखो और तो तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। देखो ओमेगा का अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, देखो ओमेगा ऐसे आया ना, कितना आ गया ओमेगा, माइनस √3 थीटा नॉट, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड बताना है बस, साइन √3t। तुम्हें देखो ओमेगा चाहिए मैक्सिमम, ओमेगा क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना ओमेगा, ओमेगा मैक्सिमम चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो साइन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस को अभी इग्नोर करो, हमें बस इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये जो साइन है ये अपना मैक्सिमम वैल्यू में जाएगा, ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको 1 पुट कर दो, तो 1 अगर पुट कर दोगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ मॉड ले लेना, और मॉड आ जाएगा तुम्हारा दिस, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका मॉड लिया और मॉड आया तुम्हारा दिस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू √3 थीटा नॉट, ठीक है। या तो तुम अगर इधर माइनस ले रहे हो तो इसका मिनिमम ले लेना, तो इसका मिनिमम -1 आता है, तो माइनस माइनस प्लस होकर इसको मैक्सिमम बना देगा। कैसे भी तुम सोच सकते हो कि तुम्हें ये मैक्सिमम चाहिए, इसलिए ये माइनस को इग्नोर किया मैंने। तो √3 थीटा नॉट हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। देखो तुम्हें क्या चाहिए, ये 1 था, ए था, ठीक है, था ए, फिर बी, देखो बी तुम्हारे पास क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए मैक्सिमम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर तुम्हें याद है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा। क्या होता है, आर अल्फा होता है कि नहीं, आर की जगह मैं कैपिटल आर लिख देता हूं, आर अल्फा ये होता है। तो अल्फा चाहिए होगा तुम्हें, ओमेगा पता चल गया ना, अल्फा निकाल लो, क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी कर दो इसको, और एक बार डिफरेंशिएट करना है, चलो करते हैं। डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, ओमेगा लिखो कितना है, माइनस, ओमेगा लिखो माइनस √3 थीटा नॉट, √3 थीटा नॉट साइन √3 t, ठीक है। अच्छा माइनस आएगा बाहर, माइनस तो बाहर आएगा, √3 भी बाहर आएगा, थीटा नॉट भी बाहर आएगा, और साइन का बन जाएगा कॉस √3 t बन जाएगा, और √3t को फिर से चेन रूल की वजह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और √3 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो इसके वजह से ये आ जाएगा, √3 एक बाहर आएगा ना, √3 बाहर आने से ये आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देखो इधर से एक √3 बाहर आएगा, और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 थीटा नॉट कॉस t अल्फा, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। ये अगर अल्फा आ गया है, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, सेम उसके जैसा, ये इसका अगर मैक्सिमम चाहिए तो क्या करोगे, इसका मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, और मॉड ले लेना कि हमें पॉजिटिव में ही चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कॉस का अगर मैक्सिमम वैल्यू देखोगे ना, कॉस का मैक्सिमम अगर देखोगे ना तो +1 ही होता है, ठीक है। मिनिमम देखोगे -1, तुम्हें अगर ये माइनस से दिक्कत है तो इधर इसको मिनिमम कर देना, तो ये माइनस, इसका माइनस माइनस कैंसिल आउट होके ये 3 आ जाएगा, मतलब 3 थीटा नॉट t तुम
पकड़ सकते हो। अगर तुम्हें मॉड लेना है तो मॉड ले लो, या तो ऐसे सोच लो इसको इसको मैक्सिमम न रख के तब मिनिमम रख देना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब बताओगे कि ये जब मिनिमम होगा तब जाके ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर तुम्हें माइनस से दिक्कत है तो रेडियल एक्सेलरेशन एट द मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड में रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए। अभी रेडियल एक्सेलरेशन देख के लोग सोचना स्टार्ट करेगा, अरे रेडियल एक्सेलरेशन तो कभी नहीं पढ़ा था हम लोग ने। अबे रेडियल एक्सेलरेशन मतलब क्या है, रेडियल मतलब क्या है, रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग जो होता है ना एक्सेलरेशन, कोई तो बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा सेंटीपिटल। ठीक है, समझ आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर पे कैसे निकालोगे, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो हमें चाहिए होगा एसी। एसी क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है, बस हो गया। एसी क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है। अच्छा, हमने अल्फा निकाला है क्या, ये तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए था। रुको, गलत हो गया। टेंजेंशियल, मैक्सिमम टेंजेंशियल मतलब आर अल्फा चाहिए होगा। ये अगर मैक्सिमम हुआ, इसको मैक्सिमम चाहिए तो इसको भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसलिए अल्फा मैक्स निकाल लिया, आर से इंटू कर देना। आर थ्री बाद में पहले लिख लेते, 3r थीटा नॉट हो जाएगा आंसर। बोलो समझ आया, आर से इंटू करना पड़ेगा। ये 80 चाहिए था हमें, हमने अल्फा निकाल लिया, अल्फा का मैक्सिमम नहीं 80 का मैक्सिमम चाहिए था। तो 80 मैक्सिमम तभी होगा जब अल्फा मैक्सिमम होगा, और अल्फा मैक्सिमम हमने निकाल लिया था 3 थीटा नॉट। आर से इंटू कर दो, आर का वैल्यू इधर पे कुछ दिया या नहीं, आर ही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आर 3r थीटा नॉट हो जाएगा। और इसमें अगर देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड का मतलब ये हो जाएगा ना, मैक्सिमम स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम देखो v इजिकल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। ये अगर मैक्सिमम है तब ये तो मैक्सिमम होगा, मतलब ये जब मैक्सिमम होगा तब ओमेगा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो मतलब यही फॉर्मूला यूज कर लेते ना एसी का, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा जो मैक्सिमम है ना उसको इधर पे लेना है। ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, √3 थीटा नॉट, √3 थीटा नॉट। ये आ गया तुम्हारा ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू, ताकि ये मैक्सिमम आ जाए। समझ आया, ये मैक्सिमम चाहिए। ये मैक्सिमम अगर है तो ओमेगा मैक्सिमम है, तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू इंटू आर, यह आ जाएगा 3 थीटा नॉट स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो हमारे पास इधर पे जितना भी टर्म हम लोग ने पढ़ा था सबका ही एक ब्रीफ आइडिया इधर पे फिर से मिल गया, फॉर्मूला वगैरह फिर से क्या हो गया, हम लोग ने रिवाइज कर लिया। ठीक है, चलो इसको भी लिख लो आराम से। फिर चलो आगे देखो, a particle moves in a circle of radius r, its angular acceleration depends on angle as this। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो के थीटा स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इस पे डिपेंड कर रहा है के थीटा स्क्वायर। इफ एंगुलर वेलोसिटी इज 0 एट थीटा इक्वल टू 0, ये 0 है जब थीटा 0 है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एंगल दिस, मतलब ओमेगा हमें चाहिए। तुम अगर अच्छे से देखोगे ना, ये देखने से तुम्हें पता चलेगा कि सर अच्छे से पहले समझ लेते, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है। जैसे तुम्हें पता है कि a इजिकल टू dB/dt हम लोग लिखते हैं, जो जब क्या होता है v टाइम के साथ चेंज होता है। उसके बाद हमने ये भी तो सीखा था कि इधर पे dv बाई, तुम क्या कर लो dx इधर पे इंटू कर लो नीचे और ऊपर, और तुम्हारे पास ये फॉर्मूला भी बन के आ जाता है, दैट इज dx/dt v आता है, तो v आगे लिख दो, v dv/dx भी तो लिख सकते थे हम लोग, याद है क्या। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यस। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। उसी तरह इधर पे देख लो, इधर पे भी वही कहानी आ रहा है। ये तब हम लोग यूज करते हैं जब क्या होता है v, जब इन द v क्या होता है, जब v, जब हमारे पास क्या आता है v x के फंक्शन में आता है तब हम लोग लिखते हैं, और इसको तभी हम लोग यूज करेंगे जब v टाइम के फंक्शन में आता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है क्या, देखो तो। अच्छा, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन को, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इधर पे थीटा दिया हुआ है देखो। ठीक है, एक्सेलरेशन और थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होता है ये, ना कि ये, इसमें तो टाइम आता है, इसमें देखो तुम्हारा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आता है। तो इस वजह से
हम लोग इधर पे क्या कर सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। देखो अभी क्या फायदा हो गया, इधर अगर dt लिखते ना, ओमेगा डी ओमेगा बाई dt लिखते तो ये इधर थीटा होता, तो कुछ कर ही नहीं सकते थे हम लोग। अभी देखो हम लोग कुछ इधर पे आराम से तो सॉल्व कर सकते, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास। देखो कितना आसान हो गया कि नहीं, आसान हो गया कि नहीं बताओ, ये इक्वेशन बन गया तो आसान हो गया ना। अभी जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तब थीटा भी जीरो है, ठीक है। तो इधर पे इंटीग्रेशन के टाइम जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो थीटा भी तुम्हारा जीरो है। जब ये थीटा हो चुका है तब ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो डी ओमेगा डी ओमेगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई टू, ठीक है। इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए तुम्हें। और इधर पे अगर लिमिट बिठाना है तो लिमिट बिठाओ, कुछ फायदा नहीं होगा, वही आएगा, सेम ही आने वाला है। और इधर पे के बाहर जाएगा तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, जीरो टू थीटा बिठाना है तो बिठाओ। फाइन एंगुलर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी तो आ चुका है ओमेगा स्क्वायर बाई टू, और ये कितना आ जाएगा के बाई टू, और इधर पे थीटा स्क्वायर ही बिठाना पड़ेगा, जीरो बिठाने से जीरो ही आने वाला, ठीक है। तो ओमेगा आ चुका है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आ चुका है हमारे पास, टू टू कैंसिल हो जाएगा, के थीटा स्क्वायर आ चुका है। तो ओमेगा आ चुका है हमारे पास रूट के थीटा, रूट के थीटा हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा लीनियर मोशन से मैंने क्या किया, लीनियर मोशन से हम लोग ने क्या किया, एंगुलर मोशन को चेंज किया, इसका जो भी रिलेशन है, जिसको मैं फिर से इधर पे लिख के दे रहा हूँ। दैट इज अगर तुम्हें तुम्हारा अगर ओमेगा चाहिए तो तुम हमेशा डी थीटा बाई डी टी करोगे, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी करोगे। अगर तुम्हें अल्फा चाहिए तब तुम क्या करते हो, डी ओमेगा बाई डी टी करते हो ना। ये तभी करना है अगर ओमेगा, अगर ओमेगा इन का जो फंक्शन है, ओमेगा का जो फंक्शन है वो अगर टाइम पे है, ओमेगा ओमेगा का जो फंक्शन है वो अगर टाइम पे है तो जाके अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी कर लो, ठीक है। अच्छा इधर पे भी क्या होगा, थीटा का जो फंक्शन है वो टाइम पे होगा, जिसके वजह से तुम को डिफरेंशिएट करने से आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगर अल्फा, अल्फा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकते, ठीक है। ये तभी लिखना है, तभी यूज करना है जब ओमेगा का फंक्शन थीटा में दिया हुआ है। देखो दोनों में अंतर है, क्या अंतर है कि इसमें टाइम का फंक्शन है, टाइम का अगर फंक्शन है तब जाके ये यूज करना है। लेकिन अगर थीटा का फंक्शन दिया हुआ है ओमेगा, ओमेगा जो है वो थीटा मतलब एंगल के साथ वेरी हो रहा है, तब जाके तुम्हें ये यूज करना चाहिए ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। ये है तुम्हारा सॉल्यूशन, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ होगा ऑफ फिक्स्ड रेडियस आर, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन सेकेंड इज, मतलब हमें थीटा दिया हुआ है, बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। चलो देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। थीटा जो दिया हुआ है ना वो टाइम में दिया हुआ है, थीटा टाइम पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4t³ माइनस 3t² प्लस 2t, ठीक है। फाइंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। पहले ओमेगा निकाल लेते, चलो सिंपल बात है, ये तो सिंपल है, ये तो निकाल ही लोगे, ठीक है। ओमेगा निकालने के लिए डी थीटा बाई डी टी आराम आराम से करते हैं, चलो। ये कितना आ जाएगा, 12t² 6t प्लस, ये आ गया ओमेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ गया और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस अल्फा भी चाहिए हमें, अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। डी ओमेगा बाई डी टी मतलब ओमेगा जो आया है ना उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो 24t और ये -6 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज आ चुका है। हमें अभी क्या चाहिए, ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था
ओमेगा और अल्फा चाहिए एट टी इज इक्वल टू 2, तो ओमेगा निकाल लो इधर पे 2 बिठा के। ओमेगा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 बिठाने से ये आ जाएगा 12, टी स्क्वायर 2 स्क्वायर जब बिठाओगे तो 4 हो जाएगा, और 2 बिठाने से ये आ जाएगा 12, और ये आने वाला है 2। तो इस जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 48, 48 माइनस ये आ जाएगा फिर से आ जाएगा 12, 36 हो जाएगा, और 36 और 2 38 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, और हमें अल्फा चाहिए, अल्फा अल्फा कितना में चाहिए, फिर से 2 सेकंड में चाहिए। 2 सेकंड अगर इधर बिठाओगे तो 48 आ जाएगा, 2 सेकंड बिठाने से 48 माइनस 6 आ जाएगा 42 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये था तुम्हारा ओमेगा और अल्फा का कहानी। हमें चाहिए फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बिटवीन दीज एंड दीज। अच्छा, अभी देखो थर्ड अच्छा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओमेगा का एवरेज, और तुम्हें पता है ओमेगा एवरेज अगर निकालना है ना तो ये आसान काम ही है। बट जब तुम्हें थीटा पता रहेगा तब तुम ये काम कर सकते हो, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, ये सब क्लियर होना चाहिए पहले, लेक्चर्स में भी मैंने पढ़ाया है पहले, थर्ड लेक्चर में शायद ये सब है। थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। थीटा 2 निकाल लो, थीटा तो दिया हुआ है, इसमें बिठाना पड़ेगा, अरे 1 पहले बिठाओ, उसके बाद 3 बिठाना है, माई गॉड 3 बिठाने से बहुत हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर देते, ठीक है 2 ही बिठा देते इसमें, 2 बिठा देते, ठीक है 3 बहुत ज़्यादा होगा, बहुत गंदा गंदा वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग 2 सेकंड कर देते। तो मुझे बताओ, सबसे पहले थीटा 2 निकालो, थीटा 2 जब निकालोगे ना, थीटा 2 निकालो तो कितना आएगा, थीटा 2 इधर पे निकालते, थीटा 2 निकालो, थीटा 2 मतलब क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको 2 बिठाएंगे, 2 बिठाने से ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 2 बिठाने से इधर 8 आएगा, माइनस 2 बिठाने से ये 4 आएगा, 4 आएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, 2 बिठाने से ये तो 2 ही आएगा, तो इधर से आ जाएगा 32 माइनस ये कितना आ जाएगा 12, माइनस ये कितना आ जाएगा 4, 32 माइनस कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 24 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, और थीटा 1 बिठाओ, जब 1 बिठाना है 1 सेकंड बिठाना है ना, देखो 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में, तो 1 बिठाना है, 1 बिठाओ 1, इधर पे 1 बिठाने से ये आ जाएगा 4, ठीक है 4 1 का क्यूब, और उसके बाद क्या आने वाला है 3, और टाइम की जगह 1 बिठाओगे तो 1 स्क्वायर, देखो थीटा में बिठा रहे सब कुछ, और प्लस कितना आ जाएगा 2 और इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 2, क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, 3 रेडियन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 रेडियन ऑफ 24, और ये आ जाएगा 3, तो ये तुम्हारा आंसर आने वाला है 24 माइनस 3, ठीक है 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब कितना हो जाएगा रे, 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, क्योंकि 2 से 1 के बीच में चाहिए ना, तो 2 माइनस 1, तो ये तुम्हारे आने वाला है 21, और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, कितना आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास अभी आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द टाइम व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0 एंड इंटरप्रेट ब्रीफली। इंटरप्रेट अभी करेंगे कि नहीं, पहले एक्सेलरेशन 0 कहाँ पे है वो पता कर लो। फाइंड द टाइम इफ एनी व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। एंगुलर एक्सेलरेशन देख लो कितना है, दैट इज अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू 24t माइनस 6। ठीक है, तो ये अगर 0 करना है तो 0 कर दो, ठीक है हमें 0 चाहिए था, तो 0 करने से हमें मिल जाएगा 24, ठीक है इक्वल टू 6 मिल जाएगा, तो टाइम इक्वल टू 6/24 मिल जाएगा, 1/4 तो 0.25 सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, इतना सेकंड बाद तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और इसमें जो अभी बता रहा है कि इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट मतलब कैसे करोगे इसको, इसको इंटरप्रेट करना, इसका मतलब हो गया, ठीक है सर्कुलर है ना, तो इंटरप्रेट करना इसका मतलब हो गया कि इतना टाइम बाद आफ्टर t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया इसका मतलब यही है कि ओमेगा कांस्टेंट हो चुका है।
उस पॉइंट के लिए ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। और ओमेगा अगर एक बार कांस्टेंट हो जाएगा तो तुम बोल सकते हो ये अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम्हारा क्या होता है, एटी जीरो होता है, और एटी जीरो का मतलब होता है अल्फा जीरो होना। अल्फा जीरो मीन्स एटी जीरो, अल्फा जीरो मीन्स एटी जीरो, और एटी जीरो मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी नहीं आता है। देखो कहां से मैंने इंटरप्रेट किया, कैसे मैंने इंटरप्रेट किया, क्या मैंने इधर बताया कि उस टाइम के लिए ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा जीरो, अल्फा मतलब एक एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो का मतलब एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, या तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यूसीएम। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो एंगुलर, ये अगर ओमेगा कांस्टेंट मतलब अल्फा जीरो, अल्फा जीरो का मतलब होता है एटी जीरो, क्योंकि एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा जीरो मीन्स एटी जीरो, और एटी जीरो मीन्स यूसीएम आता है। तो ऐसे देख लो या तो ऐसे देख लो, एक ही बात है। तो ये चीज को तुम्हें इंटरप्रेट करना था पूरा क्वेश्चन से, जल्दी से इसको लिख सकते हो। तो फिर चलो आगे देखो, ए रोटेटिंग व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू कितना है, 60 है। ठीक है, अल्फा टी इज इक्वल टू इधर पे कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा टी मतलब अल्फा ऑफ टी दिया हुआ है टाइम के साथ, ये 60 दिया हुआ है, 60 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आफ्टर 4 सेकंड। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो में ये याद रखना कि थीटा जीरो है। ठीक है, अभी हमें चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए थीटा। तो अल्फा से थीटा निकालना आसान है, कैसे आसान है, पहले ओमेगा निकाल लो, डी ओमेगा बाई डी टी लिख लो, डी ओमेगा बाई डी टी इजिकल टू 60 लिख लो, फिर डी ओमेगा इजिकल टू 60 डी टी लिख लो, फिर इसको इंट्रीगेट कर दो तो इधर से ओमेगा निकल आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में जो समझाया था ना वही है। तो इस जगह पे तुम्हें जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो ओमेगा जीरो है, और जब टाइम टी है तब ओमेगा ओमेगा है। तो इधर से ओमेगा तुम्हें आ जाएगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 60 आएगा, 60 आने वाला है। ठीक है, ओमेगा आ जाएगा 60। ओमेगा अगर 60 आ गया तो 4 सेकंड बाद हमें चाहिए था क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सॉरी हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ओमेगा जो भी आया है 60, उसको तुम लिख सकते हो, ओमेगा को लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी इजिकल टू 60। तो इधर से डी थीटा इजिकल टू 60 डी टी लिख सकते, 60 डी टी लिख सकते। और इनिशियली अगर ने कुछ एंगल स्वेप नहीं किया तो थीटा जीरो से थीटा जा रहा होगा, और टाइम इनिशियली जब जीरो था तब ये जीरो था, और जब कुछ टाइम हो गया तब वो थीटा हो गया। ठीक है, तो इस जगह पे तुम्हें थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ये 6 और टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, 6 और क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा ये कैंसिल 3। ठीक है, थीटा आ गया तुम्हारा 3 टी स्क्वायर। हमें चाहिए था 4 सेकंड बाद, थीटा चाहिए हमें 4 सेकंड बाद। अच्छा ये था रोटेटिंग सोलर एक्सिस। तो इसमें ये भी ऐड कर देना कि इनिशियली भी ये जीरो से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इधर पे जीरो पकड़ा था। ठीक है, मैंने सोचा था ये ओमेगा है, बट वो थीटा है जो मैंने इधर पे लिखा है कि जीरो में जीरो था। ठीक है, जब टी इजिकल टू जीरो था, मतलब तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही था, इसलिए मैंने इधर पे जीरो मैंने यूज किया है। ठीक है, अच्छा ये जो आ जाएगा ना, ये 4 सेकंड में चाहिए, तो अभी ए का एम है, तुम्हें 4 सेकंड में थीटा चाहिए था, तो 4 सेकंड में जब थीटा बिठाओगे इधर 16 इंटू 3 आ जाएगा 48, 3 इंटू 16 48 रेडियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 रेडियन आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी। बी में अगर देखोगे तो क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमें चाहिए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी चाहिए इन फास्ट 4 सेकंड। तो ओमेगा का एवरेज वैल्यू चाहिए, ओमेगा का एवरेज वैल्यू चाहिए, तो क्या निकालोगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई टी 2 माइनस थीटा 2 पहले निकाल लेते चलो। थीटा का जो इक्वेशन आया क्या, यस इधर पे आया है, तो इधर से थीटा 1 और थीटा 2 चलो निकाल लेते। थीटा 1 बताओ तो, थीटा 1 कितना सेकंड में चाहिए, जीरो में चाहिए होगा, क्योंकि फास्ट 4 सेकंड बोला है ना, तो जीरो से 4 के बीच में, तो थीटा 1 भी जीरो हो जाएगा। देखो टाइम जब जीरो है तो तुम्हारा थीटा जीरो हो जाएगा, और टाइम जब कुछ है 4 सेकंड जब है, तो 4 जब बिठाओगे तो थीटा कितना आ जाएगा, वो तो हमें पता ही है, हमने ये निकाला है, दैट इज 48 रेडियन। तो इधर पे हमें थीटा 2 के जगह में 48, ये जीरो, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 4 माइनस जीरो 48,
by 4, it will be 12 रेडियन पर, ठीक है। तो ओमेगा का एवरेज वैल्यू आ गया, ठीक है। यही हमें चाहिए था क्या? हाँ, यही चाहिए था। अगर हम लोग सी भी इधर पे कर ले, सी चलो इधर पे निकाल लेते, ठीक है। एडिशनल, एडिशनल में तुम क्या निकाल लो कि फाइंड अल्फा एवरेज, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। कहां से कहा? टी इज इक्वल टू 1 से टी इज इक्वल टू 4 तक निकाल, ठीक है। अल्फा एवरेज निकाल लेते हैं। अल्फा एवरेज अगर निकालना है, अल्फा एवरेज का मतलब होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टी 2 माइनस, ठीक है, ओमेगा, ओमेगा 2, ओमेगा निकाल लो इधर से, ओमेगा इधर से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकाल लो तो हो जाएगा ओमेगा 1। ओमेगा 1 मतलब कितना हो जाएगा? ये जो इक्वेशन है इसमें ओमेगा 1 मतलब टाइम कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जब इधर पे बिठाओगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और टाइम जब इधर पे कितना बिठाओगे? 4 बिठाना पड़ेगा, 4 बिठाने से ये 24 हो जाएगा। तो हमारे पास 6 और 24 आ गया है। तो ओमेगा 2 में 24 बिठाना, इसमें 6 बिठाना, और टाइम अगर देखोगे तो 4 से 1 माइनस होगा, तो इस जगह से हमें पता चल रहा है कि ये 18 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो 18 आने वाला है और ये 3 आने वाला है, दैट विल बी 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा एवरेज, ठीक है। ऐसे करके तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। काइनेमेटिक्स का जितना भी क्वेश्चन है उसको इधर से लिंक कर सकते हो, ठीक है। लिंक करके तुम इसको कर सकते हो। और एक क्वेश्चन है शायद, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरओसी आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते ही तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, जो कि लास्ट टॉपिक होगा आज का। आज हमें बेसिकली क्वेश्चन ही करना था, और एक छोटा मोटा टॉपिक आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका एक इक्वेशन आता है, उसको मैं तुम्हें याद करने के लिए बोलूंगा। और ये सिर्फ एडवांस में ही आ सकता है, नीट में तो नहीं आएगा। कि मेंस तक तुम मान सकते हो कि अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें निकालने के लिए बोल सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे और उसके बाद उसका 3 क्वेश्चंस करेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए टर्न टेबल हैज एंगुलर एक्सेलरेशन दिस, एंगुलर एक्सेलरेशन देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4t e टू द पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर पे यूज किया गया है, 4t e टू द पावर माइनस टी बाई 2, ठीक है। ये है तुम्हारा इक्वेशन। हमें विथ इनिशियल कंडीशन ओमेगा इनिशियली 0 है, ठीक है, और थीटा भी इनिशियली 0 है। जब टाइम 0 है तब ये सब 0 है। बाई इंटीग्रेशन ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो, एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है। अल्फा दिया हुआ है ना, अल्फा अगर दिया हुआ है तो डी ओमेगा बाई डी टी लिख दो इसको, और ये जो भी दिया हुआ है 4t e टू द पावर माइनस टी बाई 2, ठीक है। इधर से ओमेगा डी ओमेगा इजिकल टू हमें क्या मिल जाएगा? 4t e टू द पावर टी, और इधर से आ जाएगा dt, ठीक है। इधर पे इंटीग्रेट करोगे, इधर पे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। ये हम लोग इधर पे यूज कर सकते हैं। और इनिशियली अगर देखोगे तो टाइम जब 0 था तो ये भी 0 था, और टाइम जब सम t हो गया तब ये ओमेगा हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार देख लो, ये सिंपल इंटीग्रेशन तो नहीं लग रहा मुझे कि डी ओमेगा में देखो ये 0 है, ये ओमेगा है, सिंपल तो इंटीग्रेशन नहीं है ये। 4t e टू द पावर माइनस, ठीक है। इसमें शायद सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें काम नहीं करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी काम नहीं करने वाला है, हम तो नहीं, ठीक है। इसमें 0 टू टी में सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर इधर पे यूज करोगे वो भी काम नहीं करेगा। देखो इधर पे टी का फंक्शन है ना, इधर पे 2t का फंक्शन है, देखो 2t का फंक्शन है, टी का फंक्शन होने से तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी काम नहीं करेगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करेगा तो तुम्हारे पास एक ही इंटीग्रेशन इधर पे आता है, दैट इज आईलेट। थोड़ा सा मैंने बताया था बेसिक मैथ्स में, आईलेट, आईलेट इधर पे तुम्हें यूज करना पड़ेगा। जो मैथ्स का स्टूडेंट है उनको शायद 12 में मिलेगा आईलेट। आईलेट मतलब ये भी तुम्हारा इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, ठीक है। आईलेट, आईलेट मतलब इधर पे जब 2 फंक्शन आ जाता है ना तो ये एक्चुअली क्या हो गया इंटीग्रेशन का, देखो 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, इधर पे t
और हमारे पास e टू द पावर माइनस 2t dt है, ठीक है, और 0 टू t इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें अगर तुम देखोगे तो हमारे पास आईलेट का कुछ यूज करना पड़ेगा। आईलेट में ये होता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एरिथमेटिक, लॉगरिथम, और ये होता है इनवर्स फंक्शन। क्या क्या होता है? इनवर्स होता है, इनवर्स। फिर क्या होता है? लॉगरिथम। फिर क्या होता है? एरिथमेटिक, ठीक है, और फिर क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री, और लास्ट में अगर देखोगे तो एक्सपोनेंशियल। ये तुम्हारा ऑर्डर होता है कि किसको u और किसको v में पकड़ू। अच्छा, पहले वो देखो तुम्हें ये याद आता है कि नहीं। एक क्वेश्चन मैंने शायद करवाया भी था शायद, ठीक है, शायद तुम लोग को नहीं करवाया, 12 को शायद करवाया था, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन था एक, उसमें करवाया था। तो तुम्हें भी अभी सिखाने का ट्राई करते, चलो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ पता चलेगा, ठीक है। अगर नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो इसको छोड़ देना, ठीक है ना। नीट के लिए अगर कर रहे हो तो छोड़ दो, चाहिए नहीं, इसलिए नहीं चाहिए। तो इंट्रीगेट पाई पार्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। पाई पार्ट्स मतलब u और v, अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, दोनों देखो इधर पे हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, ये और ये, हमारे पास दो फंक्शन है इधर पे। दो फंक्शन मतलब क्या क्या है? एक t है और एक e टू द पावर माइनस t/2 है। दोनों टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो एक को u और दूसरा को v लेना पड़ेगा। तो आईलेट एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग, एक तुम बोल सकते हो मेथड है, जिससे हम लोग क्या लेते हैं, फिर पहले अगर एरिथमेटिक है तो उसको u लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि डिफरेंशिएट जब हम लोग करते हैं ना, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, उसमें किसी को भी u ले सकते हो, किसी को भी v ले सकते हो, कोई इधर पे ऐसा नहीं है कि इसको u लेना पड़ेगा तो इसको v लेना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट इसमें एक रूल है, ये क्या है? ये रूल है। इस रूल में अगर देख रहे हो तो तुम्हें हमेशा एरिथमेटिक को, देखो इधर पे एरिथमेटिक एक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो हमेशा तुम क्या करना, इसको u ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये एरिथमेटिक, देखो इस ऐसे लेना पड़ता है। अगर इनवर्स फंक्शन आता तो इनवर्स फंक्शन को पहले u लेते, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में है तो मतलब इसको v लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी बात ये है कि इसका फॉर्मूला क्या है सर। इसका अगर फॉर्मूला देखोगे u और v dt का अगर फॉर्मूला देखोगे तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन करना होता है, अंदर क्या करना होता है? u का डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। 12 में उठ के जब ये पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। और अंदर ही और एक इंटीग्रेशन होता है v dx का, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेशन फिर से करना है तो एक इधर पे dx नहीं dt से सब कुछ है ना, इधर पे dt लिखेंगे और पूरा इसको फिर से dt से इंटीग्रेट करना होगा। देखो अभी देखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लास 11 को तो नहीं पता रहेगा, टॉपर्स को पता रहेगा, ठीक है, जो भी जेई दे रहा है। अगर नीट तुम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन को तुम स्किप कर दो अभी, ठीक है, अभी स्किप कर दो। और अगर तुम्हें जेई वगैरह देना है तो तुम इसको अच्छे से देखना, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, जो तुम्हारा बाकी फ्रेंड्स नहीं सीख रहा, बट तुम्हें इधर से सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे पाई पार्ट्स को यूज करते, पाई पार्ट्स को कैसे यूज, ठीक है। जेई एडवांस का एक क्वेश्चन में तुम्हें क्लास 12 का जो सिलेबस चल रहा है मेरा, उसमें भी लगा था, एक में ये बाई पार्ट्स लगा था। तो ये बाई पार्ट्स में अगर देखोगे u v dt ऐसे करना है हमें। चलो इधर से करते, चलो u हमें पता चल गया, ठीक है। इधर से देखो ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा जो हमें चाहिए था वो आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 4। और चलो अभी इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले u रख दो और इंटीग्रेशन में क्या करना है तुम्हें? e टू द पावर माइनस t/2 dt, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएट करना है u को डिफरेंशिएट करोगे तो dt/dt आएगा, देख लो dt/dt, और इंटीग्रेशन करना है v dt को, मतलब v तो हमारे पास e टू द पावर माइनस t/2 और इधर पे मैंने dt यूज कर लिया है। और पूरा चीज को अगर तुम देखोगे तो इधर पे dt लग रहा था, ठीक है। तो अभी देखो ये थोड़ा सा आसान हो गया है, क्या हो गया? ये आ गया t, और इसका देखो ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए ना, तो तुम अभी इतना तुम्हें कहाँ से पता होगा? बेसिक मैथ्स से पता होगा कि ये होता है e टू द पावर t। बट हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये माइनस t/2 है। देखो ये जब माइनस इधर पे होगा ना, और 2 भी जब इधर पे होगा ना, तो इसका जो एक्स्ट्रा चीज है उसको नीचे डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, ठीक है।
नीचे तुम माइनस टी बाई टू को डिफरेंशिएट करके लिखो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और इधर से एक 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 e⁻ ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, e⁻x को जैसे e⁻x लिखते हैं इंटीग्रेशन में, बट तुम्हें उसके बाद चेन रूल मैंने सिखाया था, चेन रूल में इसको जो भी चीज एक्स्ट्रा रहता है उसको नीचे डिफरेंशिएट करके उसका आंसर बिठा दे। तो ये आ जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -2 e⁻²। ठीक है, और इसके जगह में अगर देखोगे तो ये 1 आने वाला है, इसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसका अगर तुम देखोगे इसका आंसर लिख लो। देखो ये इंटीग्रेशन इधर पे, बट इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो तो हमें पता है हमें, दैट इज ये माइनस आएगा तो ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, तो ये प्लस आ गया और अंदर e⁻t/2 आने वाला है। और ये dt देखो पीछे वाला, मतलब इधर पे 2 बार इंटीग्रेट होता है बेसिकली। ठीक है, तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्लास 12 का बाई पार्ट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये 4 आ गया, देखो धीमे धीमे ये सॉल्व होना स्टार्ट हो गया, ये -2t e⁻t/2 धीमे धीमे ये सॉल्व हो रहा है, प्लस प्लस होगा, प्लस ये 2 बाहर आएगा और फिर से देखो ये है, फिर से देखो 2 बाहर आ गया और फिर से इसका ही इंटीग्रेट करना है, तो फिर से ये -2 e⁻t/2 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी लिमिट्स नहीं लगाया है, तुम लिमिट्स वगैरह लगा के इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, लिमिट्स तो लगा ही सकते हो ना, 0 अगर बिठा दोगे तो e⁻0 आ जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, इधर बिठाना है, लिमिट्स बिठाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा सब। पहले एक बार 4 को अंदर ही कर देते, 4 को जब अंदर करोगे तो ये आ जाएगा -8, कितना आ जाएगा -8t। ठीक है, याद रखना इधर लिमिट्स लगाना जरूरी है, लिमिट्स लगाना जरूरी है। लिमिट्स सर कहाँ कहाँ लगाएंगे, लिमिट्स लगाएंगे इधर इधर, देखो जहाँ जहाँ इंटीग्रेट हुआ है, जैसे तो इंटीग्रेट क्या है तो 0 to क्या करो t लगा दो। ठीक है, एक्चुअली इसमें नहीं पूरा में लगाना होता है, दैट इज ये भी तो, इसमें भी तो लिमिट होगा ना, तो इसमें भी 0 to t लगाना है, एक्चुअली t आने वाला है फिर भी लगाओ। ठीक है, तो ये तुम्हारा -8 हो गया, ये पूरा में लिमिट्स लगाना पड़ेगा, पूरा सोचो कि इनटू है और इसमें लिमिट लगा देना। ठीक है, इसमें एक बार लिमिट लगेगा और इसमें भी एक बार तुम्हारा क्या होगा, तो t नहीं है तो सिर्फ इसमें ही लिमिट लगेगा। और लिमिट क्या लगाना है तुम्हें पता है, जैसे इसमें एक बार लगेगा लिमिट 0 to t लगेगा और इसमें एक बार लिमिट लगेगा 0 to t, तो ये करते ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। आई होप तुम्हें इतना समझ आया होगा, थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है, बट इसको तुम अगर सॉल्व कर लोगे तो बहुत कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये ओमेगा आ जाएगा, इधर पे 0 to t लगा लेना, पहले t बिठाना तो t आएगा, इसमें t बिठाओ तो ये आएगा, जब 0 बिठाओगे ना पूरा 0 आ जाएगा, एक्चुअली यही रहने वाला है। अच्छा 0 है ना, इसमें अगर जब करोगे तो t बिठाना तो ये आ जाएगा, फिर जब 0 बिठाओगे तो इधर पे -1 एक आएगा, क्योंकि e⁻ समथिंग इज e⁻0 इज 1। ठीक है, e⁻0 तब 1 आएगा, तो पहले t बिठाओगे ये आएगा, माइनस जब 0 बिठाओगे तो 1 आएगा, तो ये -1 इधर पे बनेगा। ठीक है, और इधर पे कुछ नहीं बनेगा क्योंकि t है ना, तो t में जब 0 बिठाओगे तो 0 हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट, पहले t बिठाना तो ये आएगा, फिर 0 बिठाने से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यही रहने वाला है इसमें, लेकिन -1 एक आने वाला है क्योंकि e⁻0 बिठाने से हमारा 1 आएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको निकाल के तुम्हारा ये आंसर तो आ जाएगा। कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा चाहिए इन रेडियन, तो ओमेगा जब आ जाएगा ना, ओमेगा को अभी क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ओमेगा को फिर से और एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो वो पार्ट अभी हम लोग नहीं करेंगे, स्किप करेंगे हम लोग, इतना ही अगर पता है ना तो बहुत है। ठीक है, क्योंकि उधर पे बाई पार्ट्स लगा हुआ है। ठीक है, 12 में जाके जब बाई पार्ट्स पढ़ लोगे तब जाके ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द टर्न टेबल ओवर दिस। अच्छा, एवरेज तुम निकाल सकते हो क्योंकि एवरेज मैंने तुम्हें पहले से ही बता के दिया, देखो ओमेगा हमें पता है ना, तो एवरेज तुम्हें निकालना आना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बेसिक मैथ्स में सिखाया था किसी भी टाइम वेरिएबल फंक्शन, देखो ये टाइम वेरिएबल फंक्शन है, किसी भी टाइम वेरिएबल फंक्शन का अगर तुम्हें एवरेज चीज निकालना होता है ना, तो हमेशा उसको डिफरेंशिएट करो, और सॉरी इंटीग्रेट करो, फिर से ये लेंदी हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे ना इधर पे फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो अभी मत करो, बट हमें इधर पे क्या पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। कभी भी अगर चाहिए छोटा मोटा फंक्शन अगर है तो हमें क्या चाहिए, ओमेगा, या तो कोई भी फंक्शन का एवरेज अगर चाहिए तो तुम क्या करोगे, ऊपर में उसका इंटीग्रेट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और नीचे क्या करोगे, टाइम का इंटीग्रेट करोगे, जो भी टाइम दिया है 0 to 4, तो 0 to 4 बिठा के इसको पूरा इंटीग्रेट कर लोगे, सुंदर से इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने भी मत जाओ, कि तुम्हें सिर्फ इतना अगर पता है ना तो बहुत है। बाई पार्ट्स अगर पता है, आईलेट का वो पता अगर है, इन्वर्स होने से पहले उसको यू लेते, और जितना पीछे जाएंगे उसका
क्या होगा, जैसे लॉग और ट्रिगोनोमेट्री में लॉग को हम लोग क्या लेंगे, यू लेंगे, और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को वी लेंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ आ गया। तो उसके बाद हम लोग चलो नेक्स्ट जो हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आर ओ सी, हम लोग बोलते हैं इसको आर ओ सी। चलो बहुत हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा जो मैंने पहले तुम्हें सिखाया था, कि एक पार्टिकल जो कि सोचो कि जो 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है इस रोड में, ये एक रोड है, सोचो ये पहाड़ है। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा ना वो तो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा ना, लेट्स से वो डायरेक्शन में हो रहा है। और इस पॉइंट में अगर तुमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है ना, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हाउ शार्पली ए कर्व बेंड्स एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट में, देखो इस पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में, जैसे कि ये पॉइंट, ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो ये पॉइंट में ये जो सर्कल बन रहा है ऐसा बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखो ये थोड़ा सा कर्व देखो, इसमें अगर तुम इस पॉइंट में अगर सर्कल बनाओगे ना, थोड़ा सा देखोगे ऐसे बड़ा बनेगा, देख रहे हो क्या। ठीक है, इन सर्कल का जहां जहां टर्न्स, ऐसे तुम किसी भी पॉइंट में अगर तुम क्या कर रहे हो, एक सोचो कि ये पार्टिकल ऐसे है ना कि ये सर्कल में अगर घूम जाता तो उसका रेडियस कितना होता है, इस सर्कल का रेडियस क्या होता, वही तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे हम लोग ने 10 में सीखा था मिरर। ठीक है, तो इस मिरर का भी तो कर्वेचर होता था, कैसे निकालते थे, इसको पूरा एक सर्कल बना के, इसका जहाँ पे सेंटर होगा ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आया कि नहीं बात। तो ऐसे ही करके हम इधर पे ये निकाल सकते हैं कि देखो देखो इधर पे एक पॉइंट है कि लार्जर मीन्स, मतलब आरओसी अगर लार्ज है, मतलब आरओसी आरओसी अगर लार्ज है, इसका मतलब ये होता है जेंटल। हमारे पास जेंटल क्या होगा, तुम्हारा देखो एक होता है शार्प, ये जो स्मॉलर मीन्स शार्प, आरओसी अगर स्मॉलर है, देखो उसके बाद तुम्हें जेंटल मतलब समझ आएगा। ठीक है, आरओसी अगर स्मॉलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, शार्पर बोल सकते हैं, मोर शार्पर। देखो कहाँ पे स्मॉल दिख रहा है, ये स्मॉल दिख रहा है, ये स्मॉल दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा लार्ज दिख रहा है। तो ये लार्ज दिख रहा है, मतलब इधर आरओसी क्या है, ज्यादा है। आरओसी ज्यादा है इसका मतलब, देखो आरओसी ज्यादा है उसका मतलब हम लोग उसको जेंटल बोलते हैं, मतलब सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, लेकिन आरओसी जैसे कि देखो हमारे पास ये है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो इस जगह पे अगर तुम क्या बनाओगे, इस जगह पे अगर तुमने सर्कल बनाया, ठीक है, किसी भी पॉइंट में इधर पे सर्कल बनाओ, किसी भी पॉइंट में इधर पे सर्कल बनाओगे छोटा सा बनेगा, तो इसको बोलेंगे कि शार्प। जो भी इधर पे उस पॉइंट में जो बेंड हो रहा है, देखो आरओसी का मतलब इट इज द मेजर ऑफ हाउ शार्पली ए कर्व बेंड्स। ये जो कर्व जो बेंड हुआ है ना, इस ये हुआ है तुम्हारा शार्पर। कैसा कैसा बेंड हुआ है, शार्प बेंड हुआ है, शार्प शार्प बेंड हुआ है इसलिए ऐसा बना है। लेकिन इधर पे अगर देखोगे इस पॉइंट में, इस पॉइंट में बनाओ तो थोड़ा सा क्या आएगा, जो भी सर्कुलर इधर पे क्रैक बनेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा इधर पे उसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इसका रेडियस ज्यादा, इधर पे अगर इसका रेडियस देखोगे तो कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ऐसे हमें इसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज्यादा होता है कम होता है तो क्या होता है ये मैंने तुम्हें समझाया। ज्यादा होने से इधर पे देखो स्मूथनेस ज्यादा दिखेगा, ये देखो ज्यादा स्मूथ दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है, जेंटल बोलते हैं उसको, जेंटल। ठीक है, बट इधर अगर तुम देखोगे इधर पे थोड़ा सा देखो जल्दी ये घूम गया, जल्दी इधर पे मोड़ गया, तो इसको शार्प बोलेंगे, शार्प टर्न। क्या ले रहा है ये, शार्प टर्न। तो ये पार्टिकल अगर ऐसे घूम जाता पूरा, ये पार्टिकल अगर पूरा अगर सर्कुलर पाथ में अगर घूम जाता तो कौन कितना रेडियस से घूमता, देखो अभी तो ये ऐसे जा रहा है, बट ये अगर इधर से सर्कुलर पाथ ले लेता है तब कितना रेडियस से घूमता, वो हो जाता तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको निकालना कैसे, तो सिंपल हम लोग ने पढ़ा हुआ है, तुम्हें नॉर्मल एक्सेलरेशन याद है क्या, ये अगर एंगल थीटा होता है तो इस तरफ उसका जो कंपोनेंट आता था वो आता था ए कॉस थीटा, जिसको हम लोग ने एटी नाम दिया था। ठीक है, और इस तरफ देखो सेंटर की तरफ, देखो सेंटर की तरफ जो आ रहा है उसका नाम था ए एन। ठीक है, इधर पे अभी तो ए साइन थीटा होगा, बट ये ए एन था, याद है क्या, ए एन। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में ए एन को हम लोग क्या नाम दे देते, सर्कुलर मोशन में ए एन को हम लोग क्या नाम देते हैं, सर्कुलर मोशन में ए एन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन में।
ठीक है, बट ये तो सर्कुलर मोशन नहीं है, ये तो ऐसे ही जा रहा है ना, किसी भी पॉइंट में तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ सकता है। तो सर्कुलर हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग सेंटीमीटर नहीं देंगे, हम लोग बस ए एन से काम चला देंगे। और ए एन का जो वैल्यू है, ठीक है, ए एन का जो इधर पे वैल्यू होता है ना, वो होता है तुम्हारा सेम जस्ट लाइक वी स्क्वायर बाई आर। बट इधर पे क्योंकि ये ए एन है, ये क्या है, ये ए एन है, अरे ये सेंटीमीटर जैसे वी स्क्वायर बाई आर होता है ना, इसका भी ए एन का भी तो वी स्क्वायर बाई आर ही होगा। बट वो जब तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो जाएगा, तब आर को रेडियस बोलेंगे। और लेकिन अगर ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो आर को तुम बोल सकते हो आर ओ सी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इधर से आर ओ सी अगर तुम्हें निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर तुम्हें निकालना है, तो इधर से तुम क्या कर सकते हो, वी स्क्वायर बाई ए एन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वी स्क्वायर बाई ए एन। सर ए एन क्या होता है ये समझ नहीं आया तो तुमने लेक्चर नहीं देखा होगा। ए एन क्या होता है वो अगर समझना है तो तुम्हें ए एन को लिखना पड़ेगा इधर पे कि ए एन का मतलब परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ऐसा लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होता है उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आर ओ सी अगर किसी ने तुम्हें निकालने के लिए बोलता है तो तुम हमेशा उसका आंसर क्या बताओगे, आर ओ सी निकालने के लिए ऊपर में वी स्क्वायर, मतलब इस पॉइंट में जो वी है, इस पॉइंट में अगर निकालना है तो इस पॉइंट में उसका वेलोसिटी देख लो, ठीक है, इसका टेंजेंशियल, इसका वेलोसिटी किस तरफ जा रहा है वो देख लो, वो वेलोसिटी स्क्वायर कर दो और इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, या तो रेडियस के तरफ, आर ओ सी के तरफ, वही तो होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो उससे ही तुम्हें आर ओ सी निकालना चाहिए। ठीक है, आर ए एन तुम्हें लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ए एन लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे, लेकिन इधर पे एक फॉर्मूला भी है तुम्हारा। ठीक है, कभी कभी ये लगता है जेई एडवांस में लगेगा, ठीक है, मेंस में भी नहीं लगेगा, लेकिन एडवांस में लगता है कभी कभी आर ओ सी का फॉर्मूला। ठीक है, बट मैं सैडली ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि नेट 2025 में एक क्वेश्चन में आर ओ सी का फॉर्मूला भी यूज करके तुम उसको निकाल सकते थे। ठीक है, अगर तुम्हें वो सरफेस टेंशन वाला अगर क्वेश्चन याद है तो उसमें भी कार्ब बन रहा था, उसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो आर ओ सी का अगर फॉर्मूला तुम्हें याद रहता है तो वो क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं आर ओ सी लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जब फ्लूइड आएगा हमारा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स जब स्टार्ट होगा तब मैं तुम्हें समझा दूंगा कि आर ओ सी को यूज करके एक्चुअली नीट 2025 में वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और आर ओ सी भी यूज कर सकते हैं। आर ओ सी अगर यूज करोगे तो ये फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, इधर पे देख लो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मतलब टेंजेंट, डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट हो गया, ये उसका स्क्वायर करना है, 3/2 ऊपर रखना है। ठीक है, ये पूरा का 3/2 है और नीचे क्या करना है, नीचे उसका क्या डबल डिफरेंशिएशन, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर। तो और इसमें मॉड भी लगाना है। देखो एक बार इसको लिख के देखते हैं इधर पे कि आर ओ सी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और ये तभी लगाना है, ये हमेशा तो नहीं लगाना है, नहीं नहीं हमेशा नहीं लगाना है, ये जब इक्वेशन दिया रहेगा, कार्ब्स वगैरह का जब इक्वेशन दिया रहता है ना, कार्ब का अगर इक्वेशन दिया रहता है तब लगाओगे, नहीं तो मत लगाओ। ठीक है, कार्ब का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तब तुम क्या करो, आर ओ सी को कैसे लिखो, आर ओ सी को लिखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, स्लोप निकाल लिया, ठीक है, ये आ गया और उसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये कैसे निकालना है सर, ये डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो आता है ना तुम्हें, किसी भी कार्ब का एक बार डिफरेंशिएट करके रख देना और इधर पे 3/2 लगा लो और नीचे क्या करोगे, नीचे क्या करोगे, इसको इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लिया और इसमें मॉड लगा देना, मतलब नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ये नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए, ये मॉड लगा दिया। ठीक है, कभी कभी नेगेटिव में आ जाता है इसलिए मैंने मोड लगा दी। आर ओ सी का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये तभी यूज करना है व्हेन इक्वेशन इज गिवन, जब इक्वेशन दिया रहेगा तब ये यूज करना, हमेशा ये थोड़ी यूज करेंगे। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें इक्वेशन नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, बट ये भी तुम्हें दे दिया कि अगर कभी भी कोई भी लेवल ऑफ क्वेश्चन में ये लगा तो ऐसे याद करके रखना, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन दिया है ना, ये जो है इसका अगर फंक्शन दिया है तो किसी भी पॉइंट में अगर निकालना है ना तो इसको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो किस पॉइंट में उसका ये सब बता देगा कि x का वैल्यू 5 में निकालो, x का वैल्यू 5 मतलब ये पॉइंट हो गया। तो इधर पे जब डी वाई बाई डी एक्स करोगे ना तो जो भी इक्वेशन आएगा उसमें 5 बिठाना पड़ेगा, तो ये आर ओ सी उस पॉइंट का निकल जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 पूछा तो इधर पे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट का निकल जाएगा। ठीक है, बट निकालने का सिंपल जो तरीका है वो वी स्क्वायर बाई ए एन है, तो इसका डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका डेरिवेशन करना मतलब
अभी के लिए सुसाइड करना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये तुम बस इसको याद करके तो रखो कम से कम। तो याद करके रखोगे तो अच्छा बात है, जरूर याद करना इसको। हम लोग सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे इससे, ठीक है। चलो आगे देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस सच दैट एट ए सर्टेन इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज दिस एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज दिस। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ एट दैट इंस्टेंट। चलो एक बार समझते हैं कि वेलोसिटी दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। तो हमें चाहिए आरओसी तुम्हें पता होगा कि ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दिया है। हमें नहीं पता कि कौन सा कार्व है, कैसा कार्व है, वो सब कुछ नहीं पता है हमें, बट हमें ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है, मैंने जो तुम्हें अभी तरीका सिखाया था, और वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन लेट से ऐसे दिया है क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही, ठीक है। और क्योंकि पैरेलल तो दिख नहीं रहा है, तो तुम्हें ये दोनों चीज दिया हुआ है, तो तुम्हें पता है कि आरओसी अगर निकालना है तो तुम्हें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना होता है एक्सेलरेशन का। दो कंपोनेंट आता है, एक तो तुम्हारा टेंजेंशियल आता है, एक तो तुम्हारा क्या आता है टेंजेंशियल आता है। बट दूसरा अगर ए एन देखोगे ना, नॉर्मल जो आता है ना, वो एक्चुअली परपेंडिकुलर टू क्या होता है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो। कैसे निकालते, ये हमने सीखा था कि ए माइनस, अगर ए एन निकालना है, ए माइनस देख लो तुम लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर से पहले वाला लेक्चर देख लो, उसमें नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिखाया था। तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ए माइनस ए पैरेलल करके निकालना पड़ता है, ए माइनस ए पैरेलल, बट पैरेलल मतलब वेलोसिटी के पैरेलल जो कि टेंजेंशियल ही होता है, ठीक है। तो ए माइनस ए टेंजेंशियल करके निकालना पड़ता है। अच्छा, ए टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे, तो ही तो ए एन आएगा। तो ए टेंजेंशियल निकालने के लिए हमारे पास तरीका है, दैट इज ए डॉट बी, ठीक है। वो लेक्चर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, वी ए डॉट वी डिवाइडेड बाई वी, और इधर पे वी का यूनिट वेक्टर, मतलब ये जो ए टी है ना, ये एक्चुअली वी के डायरेक्शन में है, तो ए टी निकालना है, मतलब ए का कंपोनेंट अलोंग वी निकालना है। तो क्या करते हैं, ए डॉट बी जो वेक्टर में सिखाया डिवाइडेड बाई वी का मॉड, और वी का डायरेक्शन, क्योंकि वी का डायरेक्शन में ना ए टी, तो इसलिए वी का डायरेक्शन। तो ए डॉट वी कर लो, तो जल्दी जल्दी ए डॉट वी कर लो, तो 18 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 32 आ जाएगा। ए डॉट बी कर लिया हम लोग ने, जे को जे के साथ और इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा। और v का अगर तुम मॉड निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ये v का मॉड होता है ना, तो 5 आ गया, 3 और 4 का 5 आ गया। और ऊपर में ये क्या आता है, ये वी वेक्टर मतलब कितना आ जाएगा 3i कैप, देखो ये यूनिट वेक्टर है ना, तो वी वेक्टर डिवाइडेड बाई v का मॉड, v का मतलब कितना होगा 5। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है 50 आ रहा है क्या, ये 50/25 आ रहा है, देखो 50/25, और इधर पे 3i कैप प्लस 4j कैप आ रहा है। तो इस जगह पे 2, अच्छा 2 कर लो, 2 इधर पे कर लो, तो 6i कैप प्लस 8j कैप आ जाएगा हमारे पास। ए टेंजेंशियल वेक्टर में आ चुका है, वेक्टर में हम लोग ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दिया है। वेक्टर में अगर टेंजेंशियल आ गया तो ए नेट ए नॉर्मल आ जाएगा। ए नॉर्मल कैसा आएगा, ए नेट जो दिया हुआ है दैट इज 6 प्लस 8j माइनस, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। तब तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ए टी तो सेम ही आ गया, 6i प्लस 8j, तो इधर से क्या सीखेंगे हम लोग, ये तो जीरो आ गया। ए एन अगर जीरो आ गया तो आर ओ सी अगर निकालना है तो वी स्क्वायर बाई उस पॉइंट का वी स्क्वायर बाई पॉइंट का ये जो वी स्क्वायर आएगा बाई, ये तो जीरो लग दोगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। आर ओ सी इनफाइनाइट किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सर्कल जब बनाओगे ना, स्ट्रेट लाइन अगर हुआ, ये तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा पाथ ऐसा दिखेगा, मतलब पार्टिकल ऐसा जा रहा है जिसका वी भी इस तरफ और एक्सेलरेशन भी इस तरफ। पैरेलल है क्या, अच्छा सॉरी, मैं इधर बोल रहा था कि पैरेलल तो नहीं है, इधर पे मैं बोल रहा था ना पैरेलल तो नहीं है, एक्चुअली पैरेलल हो गया, इसलिए ये ऐसा हो गया, ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को पार्ट बी में करते, ठीक है, बी में इसको करते। चलो तो एक्सेलरेशन इस बार हम लोग ले लेते, इधर पे ले लेते 2i कैप और 4j कैप ले लेते, ठीक है, ऐसे ले लेते, और v को ले लो, यही ले लो। अभी देखो अभी तो नहीं बना,
अभी तो ये पैरेलल नहीं बना, अब सही है। आप बता दो, जल्दी जल्दी बता दो कि ए डॉट वी बाई वी करने से और उसके बाद वी का यूनिट वेक्टर अगर निकालोगे तो 80 आ जाएगा। कितना क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कर लो इसको, 6 डॉट प्रोडक्ट कर लो, है ना 16। और v का वो निकाल लो, v अगर निकालोगे तो 5 आएगा। और v का ऊपर में वेक्टर लिख दो और v का इधर पे मॉड लिख दो। v का मॉड कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 22 आ जाएगा। i कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 3 i कैप प्लस 4 j कैप, ये आएगा हमारा 80। अगर 80 आ जाता है ना तो ए एन निकालना होता है। ए एन जो भी आएगा उसको थोड़ा अच्छे से वेक्टर में निकाल लेना, उसके बाद उसका मॉड निकालना होता है। बट अभी थोड़ा सा वैल्यू हम लोग ने सेट अच्छे से नहीं किया, इसलिए इसको थोड़ा सा अभी मुश्किल होगा निकालना। ए तुम्हारा 2 i कैप प्लस 4 जे कैप है, माइनस 80। अगर देखोगे 80 कितना है? 80 अभी आ चुका है हमारे पास 22/25। देखो कितना लेंदी आया, इंटू 3 i कैप से माइनस लगाओ 22/25 इंटू 4 जे कैप। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व करके ए एन का क्या निकालोगे? मॉड निकालोगे। मॉड वैल्यू आ जाएगा, ए एन का मॉड आ जाएगा। तो आरओसी चाहिए, आरओसी निकालने के लिए क्या करोगे? आरओसी निकालने के लिए वी का मॉड, ठीक है, वी का मॉड का स्क्वायर करोगे। देखो वी का मॉड कितना आएगा, चलो वो बता दो। वी का अगर मॉड निकालोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 5। ये आ रहा है मॉड वी। हमें क्या चाहिए? हमें वी स्क्वायर चाहिए। हमें आरओसी में क्या चाहिए होता है? वी स्क्वायर बाई ए एन होता है। ठीक है, वी स्क्वायर बाई ए एन तो पूरा इधर से देखो अच्छा वैल्यू दिया रहेगा, इधर से निकालेंगे ए एन। ठीक है, इसमें तो क्या हो रहा था, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये एक्चुअली स्ट्रेट पाथ में चल रहा था, इसलिए आरओसी इधर पे इन्फिनिटी आया, क्योंकि ये 0 आ रहा था ना, तो इन्फिनिटी आ गया। तो 8 लाइन के लिए आरओसी इन्फिनिटी आ जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये पूरा। तो कब जाके इसको सर्कल में मिलाओगे? जब इन्फिनिटी जाके करोगे तो आर का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, बट इधर पे अगर आरओसी देखोगे तो वी स्क्वायर देखोगे, देखो वी इतना है तो इसका स्क्वायर मतलब 25। और ए एन का देखो इधर पे अच्छा सा वैल्यू आएगा, अच्छा सा वैल्यू इधर रखेंगे, ए एन का मॉड निकालेंगे और ए एन से इधर पे डिवाइड कर देंगे। समझा? इधर पे वैल्यू सेट करने में थोड़ा सा गलतियां हो गया, इसके वजह से ये आ गया, ये 0 आ गया, मतलब इनफाइनाइट आ गया था तुम्हारा आरओसी। ठीक है, और क्वेश्चन करके देखते। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए पार्टिकल is projected with velocity u cos theta I cap plus u sin theta j cap. It follows parabolic path under g vector equal to minus g j cap। मतलब ये प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहा है। एट सर्टेन पॉइंट इट्स ट्रेजेक्टरी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v। बोला कि एक सर्टेन पॉइंट उसका स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v एंड एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल फाई। अच्छा ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट दैट पॉइंट। तो तुम्हें यह बताया गया है कि इस प्रोजेक्टाइल को में क्या बताया गया है, इस प्रोजेक्टाइल को v वेलोसिटी से क्या नहीं u cos थीटा u sin थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा u cos थीटा और ये हो जाएगा तुम्हारे पास u sin थीटा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, थोड़ा सा सूत्र बनाते, u cos थीटा और u sin थीटा। ठीक है, ये u sin थीटा, तो इसको तुमने ऐसे फेंका तो ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। ठीक है, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। और देखो अभी इस पॉइंट में देखना, इस पॉइंट में इसका स्पीड बता रहा है, क्या बता रहा है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v। इस पॉइंट में जो स्पीड होगा इसका, इस पॉइंट में का जो स्पीड होगा, स्पीड वो है लेट्स से v है। तो स्पीड हमें तो पता चल गया, तो आरओसी निकालने के लिए एक्चुअली हमें क्या चाहिए? स्पीड स्क्वायर तो चाहिए, स्पीड स्क्वायर बाई ए एन चाहिए। मतलब इस पॉइंट में हमें ए एन चाहिए। तो इस पॉइंट में देखो जी तो नीचे की तरफ है, प्रोजेक्टाइल है ना, तो जी तो नीचे की तरफ होगा जी। ठीक है, और तुम्हारा स्पीड कुछ इस तरफ होगा, स्पीड कुछ इस तरफ होगा। जब इसने एंगल कितना बनाया? फाई बनाया, फाई, ये फाई दिया हुआ है। ठीक है, ये फाई दिया हुआ है। अच्छा, इसने जो फाई बनाया, ठीक है, ये यू cos थीटा होने से तुम्हें पता है कि ये यू cos थीटा पूरा इधर पे फिक्स हो जाता है। लेकिन ये कितना होगा, ये वेलोसिटी कितना होगा, तो हमें पता है कि नहीं? किसी भी टाइम में अगर हमें चाहिए ए एन का वैल्यू इधर पे क्या तुम लिख सकते हो? ये अगर फाई है तो ए एन का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे? तो देखो जी को इधर पे अगर तोड़ोगे तो जी का इधर पे 2 कंपोनेंट निकलेगा।
जी का इधर पे दो कंपोनेंट निकलेगा, एक तो ये निकलेगा, देखो जी को तोड़ोगे तो एक ये निकलेगा, ठीक है, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, और एक तो ये निकलेगा, ठीक है ना, दो ही तो निकलेगा जी का कंपोनेंट, हमें चाहिए वी के परपेंडिकुलर, ठीक है, हमें चाहिए वी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हमें पता है कि ये पाई होने से ये हो जाएगा तुम्हारा 90 - 5, क्या हो जाएगा, ये 90 - 5, और क्योंकि ये और ये 90 डिग्री बना रहा है, ये बात समझो, इधर पे जिस पॉइंट में इसका स्पीड अभी v है, तब ये बता के दिया है कि ये फाई बनाया है हॉराइजेंटल के साथ, और तुम्हें पता है कि जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो जी का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ठीक है, जो कि v के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 - 5 हो जाएगा, देखो v के परपेंडिकुलर, यही ए एन होता है हमारा, ठीक है, और एक तो ये टेंजेंशियल जो इसको डी एक्सेलरेट कर रहा है अभी, मतलब इस स्पीड को कमा रहा है, ठीक है, इसलिए ये उल्टा लगा है। ये अगर तुम्हारा कितना हो गया 90 - 5, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री बनेगा, तो ये फाई हो जाएगा, तो ये अगर जी हुआ तो ये कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, जी कॉस फाई, देखो कितना ईजी हो गया अभी, जी कॉस फाई आ जाएगा तुम्हारा एन का वैल्यू, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा इस पॉइंट का, जिस पॉइंट में निकालना है उस पॉइंट का वी, और उस पॉइंट का, अभी देखो ये वैल्यूज देके दे सकता है, ठीक है, मैंने निकाला था तुम्हारा एन वगैरह, मैंने निकाल के दिया था, इसका 3 4 क्वेश्चन करवाया था, एन वाला वीडियो देख लोगे तो ये आसान हो जाएगा, क्यों, एन निकालना आता है, मतलब आर ओ सी निकालना आता है, क्योंकि एन अगर आ गया तो आर ओ सी आ जाएगा ना, तो वो इसके साथ पूरा मिला के तुम देख सकते हो दोनों लेक्चर को। वी स्क्वायर बाई ए एन को अगर देखोगे ना, तो वी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है जी कॉस पाई, उसमें मैंने वैल्यूज देके करवाया था, ठीक है, तो वैल्यूज अगर तुम्हें पता है तो इधर पे बिठा सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। अभी वैल्यूज में तुम्हें अभी प्रोजेक्टाइल का पूरा नॉलेज है कि नहीं तुम्हारे पास, वो भी चेक कर सकता है, कैसे, कुछ टाइम दिया रहेगा कि 2 सेकंड में बताओ, 2 सेकंड में उसका आरओसी निकालो, 2 सेकंड में आरओसी निकालो, मतलब 2 सेकंड में स्पीड वगैरह पता होना चाहिए, एंगल कितना बन रहा है, सब कुछ दिया रहेगा, तो एंगल कितना बन रहा है सब कुछ निकाल के जी का कंपोनेंट को वी के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है ना, उसके साथ तुम क्या करो, जी का जो वी का जो परपेंडिकुलर, वी से जो परपेंडिकुलर जी का जो कंपोनेंट होगा वही तुम्हारा एन हो जाएगा, उस एन को इधर पे यूज कर लो, बस हो गया। अच्छा, इधर पे मतलब, और ये मत लगाओ कि ये वेक्टर वगैरह इधर पे मत लगाओ, ठीक है, इसमें हमें नहीं पता था ये प्रोजेक्टाइल है क्या है, इसलिए हम लोग ने, देखो इधर पे एक्चुअली दोनों जगह पे एक्सेलरेशन था, मतलब एक्स एक्सिस में भी था, वाई एक्सिस में भी, बट अगर प्रोजेक्टाइल होता है तो एक्स एक्सिस का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ देखो इधर पे जे माइनस जे में एक्सेलरेशन था, इसलिए हम लोग ने प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट आराम से यूज कर पाया इधर पे, ठीक है। अच्छा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री above the horizontal. It moves under gravity 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. The radius of curvature of the trajectory after 3 सेकेंड, देखो ये पूरा तुम्हें वैल्यू देके पूछ लिया है, चलो कर लेते हैं। स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये है तुम्हारे पास 60 डिग्री। It moves under gravity this, okay. Find the radius of curvature after t is equal to 3. तो देखो t is equal to 3 में अगर निकालना है, तो देखो इसको तुमने ऐसे फेंका होगा, तो ये ऐसे आके लैंड हुआ होगा, ठीक है, लैंड ऐसे हुआ होगा। अच्छा, t is equal to 3 सेकेंड, हमें नहीं पता एक्चुअली कहाँ पे होगा, लेट से इधर पे कॉस आएगा 20 कॉस 60, दैट विल बी हाफ, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसमें, और इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 60 है ना, तो 20 साइन 60, 20 साइन 60 मतलब √3/2, 10√3 आएगा, ठीक है, 10√3 आएगा। ये कुछ इसका जो पॉइंट होगा, हमें नहीं पता इधर होगा या नहीं होगा, इधर पे भी हो सकता है, ठीक है, तो लेट से इधर पे है, अभी 3 सेकंड में पहले निकाल लेते चलो सब कुछ कि 3 सेकंड में वो कहाँ पे होगा, पहले इसका टोटल टाइम पीरियड एक बार निकाल के देख लो, या तो इसको कमा देंगे, नहीं, 2 साइन थीटा बाई जी होता है, 2 यू साइन थीटा बाई जी होता है, 2 यू दिया है 20, साइन थीटा मतलब 60, 60 मतलब √3/2, भाई अगर जी देखोगे, जी है तुम्हारे पास 10, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2√3 है। अच्छा, 3 सेकंड है, 3 सेकंड उसके पास है, मतलब इधर नहीं होगा, ये इधर ना के वो कहाँ पे होगा, लेट से कुछ इधर पे होगा, 3 सेकंड, देखो ये 1.7 से जब इसको इंटू करोगे ना, तो ये कुछ 3.4 ऐसा आ जाएगा, मतलब ये लास्ट में पूछ रहा है, मतलब इधर इधर आ जाएगा ये पार्टिकल, इधर आने के बाद उसके पास क्या रहेगा, अभी उसके पास एक ही नीचे की तरफ लगेगा, एक उसके पास स्पीड इधर पे रहेगा, तो इसका स्पीड हमें निकालना है,
स्पीड कितना होगा। तो 3 सेकंड बाद देखो ये तो सेम ही रहने वाला है, ये जो स्पीड है ये दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, वो तो सेम ही रहने वाला है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चाहिए नीचे का स्पीड कितना है, मतलब ये 10 है तो ये कितना है वो भी हमें चाहिए होगा। क्यों, ये अगर पता चल जाएगा ना तो ही जाके ये स्पीड हमें पता चलेगा, क्योंकि आरओसी निकालने के टाइम ये स्पीड हमें चाहिए होता है, ये स्पीड v², और बाई क्या चाहिए होता है an। ठीक है, इस पीस से नॉर्मल, मतलब इस जी का नॉर्मल हमें चाहिए होता है। अच्छा, तो हमें अभी क्या चाहिए, हमें चाहिए वी वाई कितना होगा। तो वी वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू वाई माइनस ए वाई और टाइम जो भी दिया। तो यू वाई देखो इसका 10√3 है, 10√3, और माइनस ए वाई तुम्हें पता है 10 है, और टी तुम्हें पता है कि 3 सेकंड दिया हुआ है 30। 10√3 माइनस माइनस ये 30 आ जाएगा, तो √3 माइनस 3। ठीक है, ये कुछ आएगा तुम्हारा वी वाई आ चुका है। वी वाई और 10 का अगर तुमने रूट निकाला तो वी मिल जाएगा। ठीक है, तो वी अगर तुम्हें चाहिए तो क्या करोगे तुम, रूट ओवर, देखो इनका तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ये 10 है और ये तुम्हें मिल चुका है, देखो ये माइनस में मिला है, एक्चुअली माइनस में आएगा ना, 30 है, ये एक्चुअली माइनस में आएगा, ये जो भी आएगा इसका माइनस कॉमन ले लेना। माइनस अगर कॉमन ले लोगे, क्योंकि ये माइनस में आएगा, देखो माइनस कॉमन ले लेना, तो 10 3 माइनस √3 हो जाएगा। माइनस में क्यों आएगा, ये डायरेक्शन समझा रहा है बस, ये डायरेक्शन समझाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि नीचे है ना तो डायरेक्शन नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली कितना आया है 10, क्योंकि डायरेक्शन हमें पहले से पता था 10, क्योंकि ये टोटल 3 आ रहा था, टोटल 3 सेकंड में निकालना है, और इसका जो टोटल टाइम अगर देखोगे ना वो भी 3 के बहुत करीब है, तो मतलब ये पॉइंट इधर होगा ना कि इधर इधर, इसलिए हम लोग ने इधर पे बात किया है। तो ये देखो इसका 10 मीटर पर सेकंड, और ये देखो इसका ये आ जाएगा 10 स्क्वायर, और ये कितना है 3 माइनस √3 का, ये आ जाएगा तुम्हारा v। ठीक है, और v अगर आ गया है तो इधर पे तुम क्या कर सकते हो, v² अगर चाहिए तो रूट हटा दो इसका, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई an चाहिए तुम्हें, an मतलब g को एक बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ, और एक बार, ठीक है, पर तुम्हें इसका पूरा 90 डिग्री में तोड़ना पड़ेगा, और एक तो तुम्हारा इस तरफ ही आ जाएगा। बट तुम्हें अभी क्या चाहिए बताएगा, तुम्हें ये एंगल चाहिए। ये एंगल निकालने के लिए देखो ये 10 तुम्हें पता है, ये एंगल या तो ये एंगल निकाल लो, किसी भी एक एंगल निकाल लो। ये एंगल अभी वैल्यूज जब अच्छा दिया रहेगा तो ये एंगल आराम से तुम निकाल सकते हो। ये एंगल क्या आ जाएगा बताओ तो, परपेंडिकुलर मतलब 10। ठीक है, इधर ट्राइंगल बना लो, ये अगर थीटा है तो ये ट्राइंगल बना लो, तो ये 10 आ जाएगा 10, और ये बेस देखो, बेस आ जाएगा तुम्हारा इतना, इतना मतलब ये जो आया था ये बेस आ जाएगा 10 बाई बेस आ जाएगा ये 10 3 माइनस √3, 10 कैंसिल होके समथिंग 1/3 माइनस √3, ये आ जाएगा तुम्हारा इस जगह का टेन थीटा एक्चुअली। ठीक है, ये टेन थीटा जब अच्छा वैल्यू दिया रहेगा तभी जाके an तुम निकाल सकते हो, उसका क्या आ जाएगा, ये an अगर देखोगे हमारे पास ये g है, g का कॉस आएगा, ये g का साइन आएगा, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो g का कॉस इधर आएगा, g का साइन इधर, g साइन इस तरफ आएगा, जी साइन थीटा इस तरफ आएगा, ये जी होने से, ये थीटा होने से जी कॉस थीटा, ये जी, तो जी साइन थीटा इधर पे तुम बिठा सकते हो, इस पॉइंट का जी साइन थीटा जितना भी आएगा। ठीक है, तो ऊपर भी सॉल्व होगा अच्छे से। और साइन थीटा देखो, टेन थीटा तुम्हें मिल चुका है, टेन थीटा तुम्हें कितना मिल चुका है एग्जाम में, इतना डेंजरस नहीं देगा, टेन थीटा आराम से आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक्चुअली 60 डिग्री से फेंका है तो 53 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, अच्छा अच्छा वैल्यू आएगा। ठीक है, अभी देखो ये टेन थीटा तुम्हें मिल चुका है, टेन थीटा से तुम क्या निकाल लोगे, साइन थीटा। कैसे निकालते सर, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई, कैसे निकालोगे, पहले ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बनाना टेन थीटा का, टेन थीटा जब 1 होगा, देखो ये थीटा होने से ये 1 बाई इसका बेस हो जाएगा, ये जब मिल जाएगा ना तब हाइपोटेन्यूस निकाल लो, हाइपोटेन्यूस जब निकल जाएगा ना तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस करके साइन थीटा निकाल देना और इधर पे पुट कर देना। ठीक है, बट ये कैलकुलेशन हमारा इधर पे मेन मोटो नहीं है, मेन मोटो है इधर पे कॉन्सेप्ट बनाए कि नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट इधर पे एक बार देख लो। 3 सेकंड बाद तुम्हें क्या निकालना चाहिए था, 3 सेकंड बाद तुम्हें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 3 सेकंड बाद पहले हमने क्या निकाला, स्पीड निकाला। ये जो 60 है ना ये गंदा दे दिया, ये अगर 53 वगैरह देता ना तो अच्छा होता, और अच्छा था।
कैसे? ये देखो, ये 20 होने से ये कॉस आ जाएगा, ये 10 आ गया, ये तो सही है, ये हाफ था, लेकिन इधर पे √3 आके इधर पे सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो ये √3 है, ठीक है। अच्छा, तो अभी 3 सेकंड बाद y कंपोनेंट में कितना वेलोसिटी है, तो y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी निकालने में ही क्या हो गया, थोड़ा सा गंदा आ गया, ठीक है। और ये नेगेटिव में आया था इसलिए वो नीचे है। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी vy नीचे आ रहा है, और ये तो 10 ऐसे ही रहेगा ना, तो ये और ये मिला के इसका जो स्पीड आएगा ना, इस पॉइंट का स्पीड ये डिसाइड करेगा, ये और इसका रिजल्टेंट, ये और इसका रिजल्टेंट इसका स्पीड डिसाइड करेगा, ठीक है। स्पीड आ गया, स्पीड अगर आ गया उसका v² इधर रख देना है, तो रूट ऐसे भी हट जाएगा। और क्या करना है हमें, ये जो g है ना, इसको इस v के 90 डिग्री में लिखना है। ये जो g है इसको 90 डिग्री में लिखो, इस v के 90 डिग्री में लिखो। तो इस v के जो 90 डिग्री में जब लिखोगे, ठीक है, तो ये इसको अगर थीटा माना, इसको थीटा मान के इसको g sin थीटा कर देना। बट ये जो थीटा है ना, ये निकालने के लिए क्या करोगे, तो इधर पे छोटा मोटा ट्राइंगल बना देना, ये 10 आ जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस अगर देखोगे तो ये जो तुम्हारा वेलोसिटी आया ना, ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे स्पीड इधर पे दिख रहा होगा, इधर पे 10 दिख रहा होगा तुम्हें, और इधर पे 10 3 माइनस √3 दिख रहा होगा तुम्हें। तो इधर पे ये थीटा तुम नहीं निकाल सकते हो क्या, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, दैट इज 10, और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से 10 थीटा आ जाएगा, अच्छा वैल्यू आना चाहिए था। तो अच्छा वैल्यू जब आ जाएगा, अच्छा वैल्यू आने के बाद तुम क्या करोगे, 10 थीटा मिल चुका है, तो ये थीटा आ गया, थीटा आ गया तो g sin थीटा ले लेना, क्योंकि v के परपेंडिकुलर है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी। और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ 2 पार्टिकल ऑफ सेम मास are in the ratio 3:4, then in order to have constant centripetal force, their velocity will be in the ratio of। सेंटीपिटल फोर्स हमें ये बता रहा है कि कांस्टेंट होना चाहिए। सेंटीपिटल फोर्स होता है mv²/r, ये तो हम लोग ने लास्ट क्लास बात किया था। देयर वेलोसिटी विल बी, अच्छा हाँ, कांस्टेंट सेंटीपिटल फोर्स होना चाहिए। हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 पार्टिकल ऑफ सेम मास, 2 मास उसका सेम वो है। तो अगर फोर्स लिखोगे ना, दोनों का अगर फोर्स लिखोगे, एक ए पार्टिकल अगर है तो मास उनका सेम है, वेलोसिटी अलग है, ठीक है। और क्या उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो रेशियो में दिया है, मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया ए पार्टिकल के लिए कि इसका मास m है, क्योंकि मास सेम बताया गया है, और v है mv²/r, अगर देखोगे तो r है, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल का अगर लिखोगे, दूसरा पार्टिकल का एफ बी अगर लिखोगे तो m v², ठीक है, डिवाइडेड बाई आर बी, mv²/r, ठीक है। अच्छा, दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी का रेशियो हमें निकालना है, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, और रेडियस अगर देखोगे तो अलग अलग है, क्योंकि रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। तो ये दोनों, अच्छा इसका जो फोर्स है ना वो दिया हुआ है, कि हमें दिया हुआ है कि दोनों का सेंटीपिटल फोर्स क्या है, बराबर है। दोनों का अगर सेंटीपिटल फोर्स बराबर है तो mva²/ra, और ये क्या है, mv²/rb। m ने m को मारा, ठीक है, तो ये आ जाएगा va²/vb² इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ra/rb। तो इधर से हमें पता चल जाएगा va/vb इजिकल टू क्या आ जाएगा, √ra/rb। ra कितना है, ra/rb तो दिया हुआ है, एक्चुअली रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 3/4। तो ये आंसर आ जाएगा √3:2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। √3:2 आ जाएगा आंसर, जल्दी से देख लो, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा। तो ये था तुम्हारा पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर क्या हो सकता है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें तुम्हें an निकालना होता है, और ROC निकालने के लिए तुम v² मतलब उस पॉइंट का स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई an निकालो। an अभी वेक्टर से आ सकता है, जो हम लोग ने पहले लेक्चर में, लेक्चर 3 या 4 में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। an निकालने का एक बार तुम्हें क्या कर सकता है, वेक्टर में an कैसे निकालते हैं, जैसे आज मैंने निकाला a माइनस a टेंजेंशियल करके, ठीक है, या तो a माइनस a पैरेलल, पैरेलल मतलब टेंजेंशियली आता है, ठीक है। या तो तुम्हें प्रोजेक्टाइल्स के साथ वो खेल सकता है, प्रोजेक्टाइल में तुम्हें किसी भी पॉइंट में स्पीड वगैरह निकालना आना चाहिए, और साथ में उस पॉइंट में g का एक कंपोनेंट जो v, मतलब जो भी स्पीड, जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री में होगा, वो एक्सेलरेशन निकाल लो। वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एंगल वगैरह चाहिए होगा, एंगल निकाल लो, उस पॉइंट का स्पीड निकाल के एंगल निकाल लो, और उस एंगल मतलब उस v से 90 डिग्री वाला एक्सेलरेशन निकाल के ROC निकाल लो, दैट इज v²/a क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, काइनेमेटिक्स मतलब सर्कुलर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन खत्म होता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जरूर आना, डायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह पढ़ेंगे, क्यों बैंक करना है, ठीक है, अगर बैंकिंग नहीं होता रोड में तो क्या होता, तो वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें फ्रिक्शन आएगा, उसमें तुम्हारा सर्कुलर मोशन में अगर तुम देखोगे एक कटोरा होगा, कटोरा मतलब समझ आ रहा है, बाउल होगा, उसके अंदर में हम लोग एक पार्टिकल को घुमाएंगे, बहुत सारा सिलेंडर होगा, सिलेंडर में हम लोग पार्टिकल को घुमाएंगे, फैन होगा, फैन के ऊपर कॉइन को रख के घुमाएंगे, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग डायनामिक्स में सीखेंगे। ठीक है, तो डायनामिक्स में पिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को यूज़ करना सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, मैंने सिखाया था, बट अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से उसको सीखेंगे, क्योंकि वो डायनामिक्स का पार्ट है। मैंने 3-4 क्वेश्चन पहले करवा दिया था, ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्या हो जाए, उसका वाइब तुम्हें मैच हो जाए। ठीक है, तो वाइब मैंने मैच करवा दिया था कि तुम्हें मैंने ये समझा दिया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, दोनों मैंने समझा दिया था। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर आना, जिसमें हम लोग डायनामिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो बाय बाय, कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।